क्या बोल रहे हो? हाँ, कल का वीडियो क्या है वो? क्या नहीं चला? तुम लोग यही करने आते हो क्या? मौज काटने हैं? अच्छा, तो वीडियो कौन सी नहीं चली? सेकंड वाली? बता रहे वीडियो नहीं चल रही। 56 मिनट में 36 मिनट चला है बता रहे हैं। एक बार चेक कर लो, तो बाकी रिवाइज करवा देंगे अभी। अरे यार, इसको एक मक्खी नहीं हटा पा रहे हो। ये तो यहां आ गई। तो कितने चैप्टर हमारे पास हैं टोटल? 32। और कितने हम लोग कवर कर चुके हैं? 4 हम लोग कवर कर चुके हैं। पहला कौन सा? सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। दूसरा बायोमॉलिक्यूल। तीसरा, चौथा प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। और चौथा है मॉलिक्यूलर, पांचवा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अब आपको कल भी मैंने बताया था कि सबसे बड़ा चैप्टर वेटेज के हिसाब से अगर देखें हम लोग, करीब 8 सवाल आते हैं, कभी कभी 10 सवाल भी आ जाते हैं इसी एक चैप्टर से। इस बार कितने आए थे? 7 सवाल आए थे इस बार 2025 में। 24 में भी 7-8 सवाल आए थे, 23 में भी इतने ही आए थे। Which one of the following is not applicable to RNA? चारगाफ रूल किस पे एप्लीकेबल है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए पर। ये केवल डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए। और चारगाफ रूल कहता है कि प्यूरिन का नंबर पिरिमिडीन के बराबर है, एडेनिन थाइमीन के ग्वानिन को एडेनिन ग्वानिन बराबर किए दे रहा है। तुम लोग क्या हरकत है सब? अच्छा, तो आरएनए में क्या 5 प्राइम पे फास्फोरिल ग्रुप होता है, मतलब फॉस्फेट ग्रुप, और 3 प्राइम पे हाइड्रोक्सिल? क्या इसमें हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन बेस हैं? कितने? 4, ए, यू, जी, सी। ये तो 4 हैं। और क्या चारों हेट्रोसाइक्लिक हैं? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कब होगा? बेस पेयरिंग कब होगी आरएनए में? आरएनए कब बेस पेयरिंग करेगा? अरे जब ट्रांसलेशन होगा। ट्रांसक्रिप्शन में भी होता है। ट्रांसक्रिप्शन में आप याद करो कि वो जो आरएनए होता है उसका कुछ हिस्सा जुड़ा रहता है ना, तो कैसे जुड़ा रहेगा? बेस पेयरिंग के द्वारा। तो चारगाफ रूल आरएनए के लिए एप्लीकेबल नहीं है। चारगाफ रूल किसने दिया था? चारगाफ ने। और इसका क्या यूज है? डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल, उस इस पे बेस था ना। डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल किसने दिया? वाटसन एंड क्रिक ने इन द ईयर 1953, एंड double helical model was based on number 1 X-ray diffraction given by Wilkins and Franklin, also based on चारगाफ रूल। और चारगाफ रूल कहता है कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए में प्यूरिन का नंबर पिरिमिडीन के बराबर है, एडेनिन थाइमीन के ग्वानिन साइटोसिन के। एक कोई झापड़ खाना चाह रहा है। मूवमेंट ऑफ अ जीन फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू अनदर इज कॉल्ड, कल भी कराया था सवाल, दिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। और अगर होमोलॉगस क्रोमोसोम में ऐसा हो रहा है तो तब उसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। जीन रेगुलेशन गवर्निंग लैक्टोज ऑपेरॉन, मतलब लैक ऑपेरॉन ऑफ ई कोलाई दैट इन्वॉल्व लैक आई जीन प्रोडक्ट इज, तो लैक आई जीन। चलो पहले तो बताओ लैक ऑपेरॉन किसने प्रपोज किया? जैकब एंड मोनॉट ने। किसमें? ई कोलाई में। और लैक ऑपेरॉन सिस्टम जो हमारे पास है उसमें सीक्वेंस क्या बताया था? पीपोजिया,
P is the promoter, I is the regulatory gene, P is the promoter, O is the operator, ZYA स्ट्रक्चरल जीन। अब जो आई जीन है, आई लेटर कहां से आया? अरे उधर क्या ध्यान दे रहे हो मक्खी? आई लेटर कहां से आया? इंड्यूसर से। हाँ ये देखो बैल कही के आई कहां से है? इनहिबिटर्स से। और आई जीन किसको कोड करता है? रेप्रेशर को। जेड जीन, वाई जीन और ए जीन। तो सवाल ये कह रहा है कि जो आई जीन है, आई जीन का जो प्रोडक्ट है वो कैसा है? अबे देख के बताओ, इधर मुझे क्या देख रहे हो बे? इधर देख। आई जीन का क्या प्रोडक्ट है? ये लो। आई जीन क्या बनाता है? जेड जीन। आई जीन क्या बनाता है? रिप्रेशर। और रिप्रेशर का जो प्रभाव है वो पॉजिटिव है। कैसा है? निगेटिव। तो निगेटिव कहां जा रहे हो तुम? आए इंतजार करो। तो निगेटिव हुआ, अब आगे क्या करोगे? रिप्रेसिबल की इंड्यूसिबल? हाँ इंड्यूसिबल करोगे। हाँ इंड्यूसिबल पूछने बता रहा हूं। क्या कॉन्सेप्ट बताया था कि लैक ओपेरॉन इज इंड्यूसिबल ओपेरॉन। लैक ओपेरॉन पॉजिटिव रेगुलेशन की निगेटिव? दोनों। लैक दोनों है। लैक ओपेरॉन पॉजिटिव किसके हिसाब से? क्या हाल हो गया भाई तुम लोग? पॉजिटिव इंड्यूसर के हिसाब से और निगेटिव रिप्रेशर के हिसाब से। यहां पर लैक आई जीन का प्रोडक्ट का मतलब रिप्रेशर की बात करा तो हो गया निगेटिव। लेकिन लैक ओपेरॉन रिप्रेसिबल ओपेरॉन है कि इंड्यूसिबल? इंड्यूसिबल ओपेरॉन। कहा था लैक ओपेरॉन कैटाबोलिक की एनाबोलिक? कैटाबोलिक। और कैटाबोलिक ओपेरॉन इंड्यूसिबल होते हैं। एक ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन का नाम बताया था जो कि होता है एनाबोलिक, और एनाबोलिक होते हैं रिप्रेसिबल। तो रिप्रेसिबल तो हो ही नहीं सकता, तो निगेटिव के साथ क्या जाएगा? इंड्यूसिबल ओपेरॉन। तो बढ़िया सवाल है ये। ऐसा लगता है क्योंकि एक ऑप्शन और इसमें चूंकि लैक आई जीन बनाता है रिप्रेशर प्रोटीन, तो रिप्रेशर से ये थोड़ा सा और अच्छा लगने था रिप्रेसिबल, है ना? तो क्या हो जाएगा? निगेटिव एंड इंड्यूसिबल। अब यहीं पर सवाल अगर पूछता कि लैक्टोज के हिसाब से बताओ तो क्या होता? पॉजिटिव एंड इंड्यूसिबल। मेरी बात समझ पा रहे हो ना? मतलब जो लैक ओपेरॉन है पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है, लेकिन इंड्यूसिबल है। रिप्रेसिबल ओपेरॉन ये नहीं है। निगेटिव किसके हिसाब से? रिप्रेशर के हिसाब से। और पॉजिटिव किसके हिसाब से? इंड्यूसर। और इंड्यूसर कौन होता है? लैक्टोज या एलोलैक्टोज। ग्लूकोज या गैलेक्टोज इंड्यूसर नहीं हो सकता। द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ आरएनए। चलो मैं एक एक बताऊं, बताओ। आरएनए इज अनस्टेबल एंड डिग्रेडेबल। सही बात है क्या ये? यस। आरएनए म्यूटेट एट फास्टर रेट देन डीएनए। आरएनए में म्यूटेशन ज्यादा होता है। क्यों? क्यों म्यूटेशन ज्यादा है? क्योंकि रिएक्टिविटी ज्यादा है, स्टेबिलिटी कम है, तो म्यूटेशन ज्यादा होता है। आरएनए इवॉल्व स्लोली? गलत। आरएनए का एवोल्यूशन ज्यादा तेज होता है। एंड आरएनए इज कैटालिटिक और रिएक्टिव? यस। कौन कैटलिस्ट? 23S rRNA। राइबोसाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजनस बेस इज डबल रिंग? ऑप्शन नहीं देखना, ऐसे बताना है। हाँ बिना ऑप्शन देखे ग्वानिन बता रहे हैं ये भी। डबल रिंग देखोगे तो क्या बोलोगे? प्यूरिन। ग्वानिन बोलेंगे अभी हम। और सिंगल रिंग पिरिमिडिन। अब प्यूरिन पता चल गया। प्यूरिन कितने हैं? 2। एक एडेनिन और दूसरा ग्वानिन। तो यहां क्या दिया है? ग्वानिन दिया हुआ, ये हो जाएगी। ये तीनों कैसे हो गए? सिंगल रिंग, क्योंकि ये तीनों क्या है? पिरिमिडिन। तो ग्वानिन नहीं याद करना है, क्या याद करना है? प्यूरिन डबल रिंग और पिरिमिडिन सिंगल रिंग। इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग which DNA hybridization with the help of a specific DNA probe is done through?
सदर्न ब्लॉटिंग, सदर्न ब्लॉट का यूज करते हैं, है ना। इसके लिए एक निमोनिक बताया था, स्नो ड्रॉप, याद आया, स्नो ड्रॉप। तो स्नो ड्रॉप में ओ का कोई मतलब नहीं है, डी मतलब डीएनए, डीएनए के लिए सदर्न ब्लॉट, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है ना ये। आरएनए नॉर्दर्न ब्लॉट, प्रोटीन वेस्टर्न ब्लॉट। तो कौन सा ब्लॉट नहीं होता है? ओ ब्लॉट नहीं होता, अबे ईस्टर्न नहीं होता है। बाकी सब दिशाओं के नाम है ना, सदर्न, नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न। ईस्टर्न ब्लॉट नहीं होता है। Who proved experimentally that DNA is the genetic material? ऑप्शन मत देखो, ऐसे बताओ। बिना ऑप्शन देखे बताओगे तो क्या कहोगे? हर्सी एंड चेस, उन्होंने प्रूव किया डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ऑप्शन देख के बताओ। एवेरी एट ऑल, क्योंकि हर्सी एंड चेस से पहले इन्होंने बता दिया था, बट नॉट ऑल बायोलॉजिस्ट वर कन्विंस्ड। तो इन्होंने प्रूफ तो कर दिया था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। कैसे प्रूफ किया? डीएनए का यूज करके, डीएनए, आरएनए, प्रोटीएज का यूज किया। और जब डीएनए का यूज किया तो ट्रांसफॉर्मेशन इनहिबिट, वाह, हो गया, और साबित हुआ कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। लेकिन जब आरएनए और प्रोटीएज का यूज किया तो ट्रांसफॉर्मेशन इनहिबिट नहीं हुआ। और ये जो आरएनए, डीएनए, प्रोटीन किससे आइसोलेट किए गए थे? हीट किल्ड एसिस्टेंस से। एक बार देख लिया करो तुम लोग, हम जाके 2 घंटे गाना क्यों गाते हैं? ताकि तुम लोग थोड़ा पढ़ लिख के आओ। ना पढ़ो लिखो तो उसको बंद कर दें काम करना। हम ऐसे मुंह उठा के चले आते हो। 2 घंटे रिकॉर्ड करने में 4 घंटे लगता है, फिर एडिट करने में लगता है, और ऐसे मुंह ऐसे उठा के चले आए। तो इसमें क्या कर दें? अवेरी एंड कॉलिग्स, कॉलिग मतलब सहयोगी। तो इसमें 3 साइंटिस्ट थे, अवेरी, मैक्लॉयड एंड मैकार्टी। इन्होंने किया था बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। क्या हुआ बेटा, नहीं है क्या तब से? चलो यहां बैठो तुम आराम से, या वहीं बैठ जाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टार्टर कोडॉन? कौन सा? AUG, और बाकी तीनों स्टॉप कोडॉन। और AUG डुअल फंक्शन प्ले करता है। दिस इज इनिशिएटर कोडॉन एंड आल्सो कोड फॉर मेथियोनीन। वैसे कोडॉन है कितने? 64। और ये किसने बताया? जॉर्ज गैमो ने। और इस बात को प्रूफ किया गया हरगोविंद खुराना और नीरेन बर्ग के द्वारा। Which of the following is required as inducer for expression of lac operon? Lactose and allolactose. Allolactose. गैलेक्टोज या ग्लूकोज कभी इंड्यूसर का काम नहीं कर सकते। Which of the following statement is not true for cancer cells in relation to mutations? तो चलिए पढ़ते हैं जरा। म्यूटेशंस इनएक्टिवेट द सेल कंट्रोल। अच्छा, मतलब म्यूटेशन सेल कंट्रोल को एक्टिवेट कर देगा। वाह भाई, कमाल की बात करते हो तुम लोग। अरे सेल जो कंट्रोल है वो खो जाएगा कि सेल कंट्रोल हो जाएगी? अबे सेल अगर कंट्रोल में रहेगी तो फिर क्यों डिवाइड करेगी वो? म्यूटेशन का मतलब है अनकंट्रोल डिवीजन, और अनकंट्रोल डिवीजन तब होगा जब सेल कंट्रोल में नहीं रहेगी। तो म्यूटेशन इनएक्टिवेट द सेल कंट्रोल। गलत है ये बात कि सही बात है? ये कुछ बताओ बेटा, ये सही बात है। ये सेल के कंट्रोल को इनएक्टिव कर देता है, क्योंकि सेल कंट्रोल एक्टिव रहेगा तो सेल अनकंट्रोल ग्रोथ नहीं करेगी। लेकिन म्यूटेशन में तो सेल अनकंट्रोल ग्रोथ कर रही है ना, तो म्यूटेशन इनएक्टिवेट द सेल कंट्रोल। म्यूटेशन इनहिबिट प्रोडक्शन ऑफ टीलोमेरेज, है नहीं सिलेबस में, यहां भी टीलोमेरेज दिया, इनको छोड़ देते हैं। म्यूटेशन इन प्रोटो ऑन्कोजीन एक्सिलरेट द सेल साइकिल। दिमाग लगाओ थोड़ा सा कि जो म्यूटेशन है वो अनकंट्रोल ग्रोथ है, सेल तेजी से डिवाइड करते हैं। यानी जो म्यूटेशन
प्रोटोऑन्कोजीन के द्वारा सेल साइकिल को तेज कर देता है। भाई सेल साइकिल की ड्यूरेशन कितनी है? 24 घंटे। अगर वो तेज हो जाएगा तो जल्दी डिवाइड करने लगेगी और तभी तो ट्यूमर बन जाएगा। तो ये दो बातें तो दिमाग लगा के सही कर लोगे, ठीक है। अब बचे दो ऑप्शन। अभी जो टीलोमेरेज एंजाइम होता है, कौन सा एंजाइम? टीलोमेरेज। टीलोमेरेज एंजाइम सेल डिवीजन के लिए जरूरी होता है। किसके लिए जरूरी है? सेल डिवीजन। तो जरा ऑप्शन सेकंड पढ़ो, म्यूटेशन इनहिबिट प्रोडक्शन ऑफ टीलोमेरेज। क्या ये गलत बात है? यस, ये गलत बात हो जाएगी, क्योंकि अगर म्यूटेशन टीलोमेरेज को इनहिबिट कर देगा तो सेल डिवाइड ही नहीं कर पाएगी ना। टीलोमेरेज आपको बस ये ध्यान रखना है कि सेल डिवीजन के लिए चाहिए। और चौथा क्या लिखा? म्यूटेशन डिस्ट्रॉय टीलोमेरेज इनहिबिटर। ये सही बात है, क्योंकि टीलोमेरेज को अगर इनहिबिट कर देगा, टीलोमेरेज इनहिबिटर टीलोमेरेज को इनहिबिट करता है, और टीलोमेरेज क्या करता है? सेल डिवीजन कराता है ना। और टीलोमेरेज इनहिबिटर अगर टीलोमेरेज को इनहिबिट कर देगा तो फिर सेल डिवीजन नहीं हो पाएगा। इसका मतलब जो म्यूटेशन है वो किसको डिस्ट्रॉय करता है? टीलोमेरेज इनहिबिटर को, ताकि ये इनहिबिटर टीलोमेरेज को डिस्ट्रॉय ना कर पाए और टीलोमेरेज सेल डिवीजन कराता रहे और कैंसर बन जाए। कुछ जान पा रहे हो? एक रास्ता और है, क्या? याद कर लो। गलत पूछा, दूसरा याद कर लो। बाकी तीनों सही। वैसे रिपीट नहीं होगा, 2016 में आया था, 10 साल पहले। Which of the following is not required for any of the technique of DNA fingerprinting available at present? क्या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में? किस काम के लिए? कट करने के लिए। डीएनए हाइब्रिडाइजेशन होगा। यस। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कितने स्टेप हैं? 6। पहला आइसोलेशन, दूसरा डाइजेशन। डाइजेशन कौन करता है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तीसरा सेपरेशन। चौथा कौन सा? ब्लॉटिंग। पांचवा हाइब्रिडाइजेशन, पांचवा स्टेप हाइब्रिडाइजेशन। और छठा ऑटो रेडियोग्राफी। बेटा मैं ही सब बताऊं क्या? हाँ, तुम लोग एकदम पढ़ के नहीं हो क्या? लग तो नहीं रहा है कुछ। तो ये जिंक फिंगर एनालिसिस कुछ हमने पढ़ा है क्या? इसको तो नहीं पढ़ा हमने। क्या पीसीआर का कोई यूज होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में? क्या करता है? पीसीआर जो होता है ये सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। अगर हमें क्राइम सीन पे एक भी सेल मिल गई है तो उसके डीएनए को एम्पलीफाई कर देगा, और 1 सेल इज सफिशिएंट टू डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए एक सेल भी सफिशिएंट, क्योंकि हमारे पास क्या है? पीसीआर। पीसीआर को किसने इन्वेंट किया? कैरेमुलिस। कितने स्टेप होते हैं? 3। पहला, दूसरा, तीसरा। A complex of ribosome attached to a single strand of RNA is known as? This is polysome या polyribosome। ये तो चैप्टर 8 का सवाल है। और ये आरएनए कौन सा है? mRNA। टेलर कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट टू प्रोवाइड सेमी कंजर्वेटिव, कौन सा? विसिया फाबा। इसे हम कहते हैं फाबा बीन्स। विसिया फाबा इस फाबा बीन, बाकला भी कहते हैं इसे। और ये कब किया गया था? 1958 में। और इसके लिए क्या यूज हुआ था? रेडियो एक्टिव थाइमिडीन। रेडियो एक्टिव थाइमिडीन। द इक्विवेलेंट ऑफ अ स्ट्रक्चरल जीन इज ऑपेरॉन, ब्लैक ऑपेरॉन। स्ट्रक्चरल जीन का इक्विवेलेंट कौन है? सिस्ट्रॉन। और जो सिस्ट्रॉन है फिर उसमें हम पढ़ते हैं मोनोसिस्टोनिक एंड पॉलीसिस्टोनिक। मोनोसिस्टोनिक कहां पर? और पॉलीसिस्टोनिक प्रोकैरियोट में। फिर मोनोसिस्टोनिक जो जीन स्प्लिट होते हैं उसमें सिस्टोन में फिर 2 पार्ट होते हैं। कौन से? एक्सॉन एंड इंट्रॉन। एक्सॉन कैसा होता है? कोडिंग, और इंट्रॉन नॉन कोडिंग पार्ट हो जाएगा। Which of the following are RNA act as structural RNA as well as ribozyme in bacteria? 23S rRNA। ये स्ट्रक्चरल रोल भी प्ले करता है। किसका स्ट्रक्चर बनाता है? राइबोसोम का। राइबोसोम इज मेड अप ऑफ 2 थिंग्स, rRNA प्लस प्रोटीन। कितनी प्रोटीन? 80 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स। A molecule that can act as genetic material must fulfill the trait given below except। तो जेनेटिक मटेरियल के कितने क्राइटेरिया बताए गए?
4 पहला, रेप्लिका दूसरा, स्टेबिलिटी तीसरा, म्यूटेशन और चौथा एक्सप्रेशन। तो चलिए पहले पढ़ते हैं। गलत वाला बटन एक्सेप्ट का है। इट शुड बी अनस्टेबल स्ट्रक्चरली एंड केमिकली। गलत, क्या गलत है? इट शुड बी स्टेबल, अनस्टेबल लिखा इसलिए गलत हो गया। इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर एवोल्यूशन। ये स्लो चेंजेस क्या है? म्यूटेशन, और म्यूटेशन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द एवोल्यूशन। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर। सही बात है ये। और एक्सप्रेस करने के लिए क्या बनाना है? प्रोटीन। इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका। तो रेप्लिका बनाने की क्षमता डीएनए में कि आरएनए में? म्यूटेशन की क्षमता ज्यादा चांस आरएनए में ज्यादा चांस होता है। ट्रांसमिशन के लिए कौन बेहतर है? आरएनए। स्टोरेज के लिए, स्टेबिलिटी के हिसाब से डीएनए ज्यादा बेहतर हो जाएगा। पहला जेनेटिक मटेरियल डीएनए किससे विकसित हुआ? कैसे विकसित हुआ? केमिकल मॉडिफिकेशन। दो तरह के मॉडिफिकेशन हुए, एक शुगर में, दूसरा बेस में। शुगर में क्या हुआ? डीऑक्सीजनेशन, और बेस में मिथाइलेशन हुआ। थायमिन का दूसरा नाम क्या है? 5 मिथाइल यूरेसिल। नेक्स्ट, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज catalyzes transcription on one strand of the DNA which is called the template strand. replication एक स्ट्रैंड का कि दोनों का? दोनों का। ट्रांसक्रिप्शन एक स्ट्रैंड का, है ना? रेप्लिकेशन पूरे डीएनए का कि टुकड़े का? पूरे डीएनए का। और ट्रांसक्रिप्शन एक टुकड़े का, सेगमेंट का। दैट सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के कितने पार्ट? 3। पहला प्रमोटर, दूसरा स्ट्रक्चरल जीन, और तीसरा प्रमोटर किस एंड पे है? 5 प्राइम। किसके? कोडिंग के। कोडिंग की पोलैरिटी क्या होती है? 5 to 3। टेम्पलेट की 3 to 5। लीडिंग की 3 to 5। लैगिंग की? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किस डायरेक्शन में काम करेगा? आरएनए पॉलीमरेज, एमआरएनए। तो ज्यादातर 5 to 3 ही है। 3 to 5 दो ही, वही अलग से याद रखो आप। कौन कौन सा? टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड लीडिंग स्ट्रैंड। 3 to 5 होते, बाकी सब कुछ क्या है? 5 to 3 हो जाता है। तो यहां पर टेम्पलेट, दूसरा कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग की पोलैरिटी 5 to 3, टेम्पलेट की 3 to 5। तो कौन इन्वॉल्व होता है? टेम्पलेट। लेकिन रेफरेंस किससे लेते हैं? कोडिंग से। कोडिंग किसके लिए कोड करता है? किसी के लिए कोड नहीं करता है ना? और जो टेम्पलेट और कोडिंग है, कोडिंग के हिसाब से हम डिफाइन करते हैं प्रमोटर टर्मिनेटर को, और आगे किसे मानते हैं? प्रमोटर को। प्रमोटर इज अपस्ट्रीम एंड टर्मिनेटर इज डाउनस्ट्रीम। नेक्स्ट, द फाइनल प्रूफ फॉर डीएनए जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ हर्शी एंड चेस। वैसे इन्होंने भी बताया था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन सभी इससे सहमत नहीं थे, और ग्रिफिथ ने शुरुआत की थी। कौन सा एक्सपेरिमेंट? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। कब किया गया? 1928 में। किस पे किया गया? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी पर किया गया, जो निमोनिया कॉज करता है। लेकिन उनके एक्सपेरिमेंट से ये पता नहीं चल पाया कि जेनेटिक मटेरियल क्या है। तो बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वाज गिवन बाय एवरी, मैक्लायड एंड मैककार्टी। इन्होंने प्रूफ कर दिया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन सारे वैज्ञानिक सहमत नहीं है। कब किया एक्सपेरिमेंट? 1933 से 1944 तक। और फिर फाइनल प्रूफ आया हर्शी चेस एक्सपेरिमेंट इन द ईयर 1952। किसके ऊपर? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज के कितने पार्ट? 4। पहला हेड, दूसरा, तीसरा और चौथा। कितने टेल फाइबर? 6। अब कोई भी अगर वायरस दो चीजों से बना होता है, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। और न्यूक्लिक एसिड यहाँ पर क्या है? डीएनए। ज्यादातर बैक्टीरियोफेज में डीएनए ही होता है। क्यूबी बैक्टीरियोफेज में आरएनए पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल, है ना? 5X174 में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, और बैक्टीरियोफेज लैम्डा में डबल स्टैंडर्ड डीएनए। और जो बैक्टीरियोफेज हर्शी चेस ने लिया था उसमें भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए था। अब उन्होंने 2 आइसोटोप लिए थे। एक लिया था P32 और S35।
जब P32 में वायरस को ग्रो कराया गया तो क्या रेडियो एक्टिव हो गया? डीएनए। और S35 में प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन में फास्फोरस नहीं है और डीएनए में सल्फर नहीं, बाकी कौन दोनों में कॉमन है। तो अब जब फास्फोरस 32 का यूज किया गया तो उससे प्रूफ हुआ डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, और S35 का यूज किया गया तो प्रोटीन इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल, एंड दिस इज अनइक्विवोकल प्रूफ, यानी अब कोई संदेह नहीं रह गया। लेकिन उसके बाद फिर से कुछ वायरस का पता चला जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए, और फिर वहीं से क्राइटेरिया बनाए गए। कितने? 4 क्राइटेरिया बना दिए गए, जो भी आपने बताया। डीएनए फ्रेगमेंट आर निगेटिवली चार्ज। क्यों? क्योंकि फॉस्फेट है PO4 3 माइनस, और डीएनए का नेचर कैसा है? एसिडिक की बेसिक? एसिडिक क्यों? फॉस्फेट की वजह से। अबे फास्फोरिक एसिड ना, जब एसिड है तो एसिडिक हो गया, और हिस्टोन प्रोटीन बेसिक हो जाएगी। If there are 999 bases in an RNA that code for a protein with 333 amino acid, ये ना बताता तब भी हम बता लेते कि 999 बेस है तो कितने कोड हो गए? हाँ, 333, क्योंकि एक कोड में कितने बेस होते हैं? 3 बेस होते हैं, तो 333 बेस है तो कोड अमीनो एसिड कितनी? 333, एंड बेस एट पोजीशन 901 is deleted such that the length of RNA become 998 bases. How many codon will be altered? कितने कोडॉन थे? 11 कोडॉन थे। अभी तुमको हम कितने कोडॉन थे? 333। हर चीज तो बतानी पड़ती है। कहाँ गए? तुम ही देख लो जरा उसको। रैकेट लेते हो? डर क्यों रहे हो इतना? बाहुबली। ऊपर देखो जहां 50 लिखा है। इन सब काम में कितनी मजा आ रही है ना, और पढ़ाई लिखाई में तुरंत मुंह बना लेते हो। पहले बताओ कौन सा कॉन्सेप्ट है ये? दिस इज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में 2 बातें मैंने बताई थी। पहली बात बताई थी कि जिस पॉइंट पे चेंज करेंगे उसके पहले कोई चेंज उसके बाद में होगा। तो मेरे पास यहां पर देखो 999 बेसेस हैं, तो मान लो पहला बेस हो गया, दूसरा बेस हो गया, तीसरा हो गया, ऐसे करते करते 900 पे गए, और फिर 901, 902 ऐसे चलते जाएंगे। अब हमसे कहा कि 901 नंबर पे जो बेस, अच्छा 999 बेसेस है, मतलब कितने कोड हैं? 333, क्योंकि कोडॉन आर ट्रिपलेट, तो 3 बेस का एक कोडॉन बनता है ना। तो 333 हो गए कोडॉन। आपसे कहा 901 नंबर पे जो बेस है वो डिलीट कर दिया। तो जिस पॉइंट पे मैंने कहा था डिलीशन करेंगे या ऐड करेंगे, एडिशन, इंसर्शन, उसके पहले कोई चेंज नहीं होगा, यानी 900 बेस में कोई चेंज नहीं होगा। कितने में चेंज होगा? 99, क्योंकि थे कितने? 999, तो 99 बदल गए, 99 बेस बदले, मतलब कितने कोड? 33 कोड बदल गए। यानी कितने कोड नहीं बदले? 300। कितने बेस नहीं बदले? 900। तो कितने कोड नहीं बदले? 300। कितने कोड थे? 333। कोड और बेस ही कुछ नहीं जान पा रहे हैं। कितने कोड थे? 901 पे डिलीट करेंगे तो कितने कोड नहीं बदलेंगे? 300। तो कितने बदल गए? तो आंसर हो गया 33।
इसी सवाल में ये पूछ सकता है कि हाउ मेनी कोडॉन विल नॉट बी ऑल्टर्ड, तो क्या करते 300। इसी सवाल में पूछता कि हाउ मेनी बेसिस विल बी ऑल्टर्ड, 99। पूछता कितने ऑल्टर्ड नहीं हुए, 900। समझ गए ना? तो ऐसा नहीं कि केवल याद कर लेना है। और फ्रेम शिफ्ट में यही सबसे बढ़िया सवाल आज तक आया है भी है। ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन ओकाजाकी फ्रेगमेंट आर यूज्ड टू इलोंगेट। पहले बताओ लीडिंग पे बनेगा कि लैगिंग पे? तो लीडिंग वाले दो ऑप्शन तो खत्म हो गए, अब बचा लैगिंग। लैगिंग 3 से 5 की 5 से 3? 5 से 3। और लैगिंग स्ट्रैंड पर ओकाजाकी क्यों बनते हैं? क्योंकि एंजाइम केवल 5 से 3 डायरेक्शन में काम करता है। अगर वो 3 से 5 में काम कर लेता तो ओकाजाकी ना बनते। तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट ये तो पता लैगिंग पे बन रहे हैं। अब तो ऑप्शन है टुवर्ड्स या अवे। जब हमने रेप्लिकेशन फॉर्क बनाया था तो हमने देखा था कि इधर ऐसे चल रहे थे और इधर ओकाजाकी अवे बन रहे थे ना, तो अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क। बढ़िया सवाल ये भी एनसीईआरटी में है, नहीं नीट में पूछा गया ये। विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनएस शुड बी मोस्ट अबंडेंट इन एनिमल सेल? दिमाग लगाओ थोड़ा सा, सबसे ज्यादा कौन सा होगा? आरएनए, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल रोल भी प्ले कर रहा है। भाई जो राइबोसोम्स हैं उनको बना भी कौन रहा है? आरएनए, राइबोसोमल। अरे यार इसका आर का क्या नाम है? राइबोसोमल। क्यों नाम है राइबोसोमल? क्योंकि राइबोसोम को बना रहा है। तो थोड़ा दिमाग लगा लो, और दिमाग नहीं है तो याद कर लो। और क्या करोगे जब दिमाग भी नहीं लगा पाओगे? और तो क्या करोगे? याद करोगे, हर चीज याद कर पाओगे क्या? गोबर कहीं के। अगर याद कर पाते तो जरूरत क्या पड़ती मास्टर की? तो 2017 सवाल तुमको याद ना होता। अभी तो गोबर की तरह बैठे हो इसे एमआरएनए टीआरएनए कुछ तो करें, एमआई वाला कर दो, माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए कर दो, सबसे खत्म बात। डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर्स ड्यूरिंग एस फेज, जस्ट बिफोर द फिशन। प्रायर मतलब होता है बिफोर। एस फेज कब करोगे? जब यूकैरियोट पूछेगा। सवाल किसका है? प्रोकैरियोट का। तो प्रोकैरियोट में ऐसा कोई G1S G2M जैसी फेज नहीं होती। प्रोकैरियोट में माइटोसिस होता है कि मियोसिस? हाँ, दोनों नहीं होते हैं। ए माइटोसिस। क्या होता है? ए माइटोसिस। तो ए माइटोसिस जब होता तो वहां G1S G2 जैसी चीजें नहीं होती। तो यहां पर करेंगे प्रायर टू फिशन। और अभी कल ही तो आपने पढ़ा है, कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ई कोलाई कितनी देर में डिवाइड करता है? 20 मिनट में। और डीएनए रेप्लिकेशन 18 मिनट में। यानी फिशन के कितनी देर पहले? 2 मिनट पहले। तो जस्ट बिफोर द फिशन। कितनी देर पहले? 2 मिनट। तुम तो समय ही बता सकते कि 2 मिनट पहले। स्प्लाइसियोसोम, ये भी कौन से बताया था? स्प्लाइसियोसोम आर नॉट फाउंड इन द सेल्स ऑफ प्रोकैरियोट। यस, कॉन्सेप्ट है प्रोकैरियोट। और प्रोकैरियोट का एग्जांपल बैक्टीरिया। क्योंकि स्प्लाइसियोसोम का काम कहां पर है? स्प्लाइसिंग में। और स्प्लाइसिंग कहां होता है? यूकैरियोट में। क्यों होता है? हाँ, ड्यू टू स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। प्रोकैरियोट में स्प्लिट जीन नहीं है, इसलिए प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है। यूकैरियोट में स्प्लिट जीन है और इसलिए प्रोसेसिंग की जरूरत पड़ती है। और प्रोसेसिंग में जब स्प्लाइसिंग करते हैं तो उसमें किसको काट के हटाते हैं? एंट्रॉन को, और एक्सॉन को जोड़ देते हैं। और उसके बाद दो और काम करते हैं, कैपिंग एंड टेलिंग। कैपिंग किस एंड पे? 5 प्राइम, और टेलिंग 3 प्राइम। कैपिंग किसकी? मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और टेलिंग एडिनाइलेट रेसिड्यू। कितने? 200 से 300 इन टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। टेम्पलेट से कोई मतलब नहीं है। एमआरएनए का जो सीक्वेंस है क्या टेम्पलेट पर निर्भर है? यस, लेकिन जो टेल है उसके सीक्वेंस टेम्पलेट पर निर्भर नहीं है। एक पॉइंट कल और बताया था कि आरएनए की जो सिंथेसिस, आरएनए की जो सिंथेसिस होती है उसमें टेम्पलेट इंडिपेंडेंट भी होती है और टेम्पलेट डिपेंडेंट भी होती है। टेम्पलेट डिपेंडेंट कौन कराता है? डीडीआरपी। और टेम्पलेट इंडिपेंडेंट सेवरो का एंजाइम, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोराइलेज। तो स्प्लाइसियोसोम कहां पाए जाते हैं?
कहाँ पाए जाते हैं? यूकैरियोट में। पूछा कहाँ नहीं पाए जा रहे हैं, तो बैक्टीरिया। बाकी तीनों क्या हो गए? यूकैरियोट। द एसोसिएशन ऑफ हिस्टोन H1 विद अ न्यूक्लियोसोम इंडिकेट। हाँ, ये H1 हिस्टोन दिखाई दे रहा, न्यूक्लियोसोम मतलब क्या चल रहा है? पैकेजिंग चल रही। मतलब कोई रेप्लिकेशन से तो कोई मतलब है नहीं, ट्रांसक्रिप्शन से तो कोई मतलब नहीं है। जब हिस्टोन कह रहा, न्यूक्लियोसोम कह रहा, तो मतलब पैकेजिंग चल रही है। और पैकेजिंग का कोई ऑप्शन लग रहा है क्या? ये तो कह रहा पैकेजिंग ओपन, एक्सपोज हो रहा है, तो एक्सपोज नहीं हो रहा, कंडेंस हो रहा है। तो डीएनए कंडेंस्ड इनटू क्रोमैटिन फाइबर। और कंडेंसेशन का पूरी कहानी हमें याद भी है। सबसे पहले हिस्टोन प्रोटीन के कितने मॉलिक्यूल? 8 मिलते हैं और बनता है हिस्टोन ऑक्टामर। फिर ऑक्टामर के ऊपर कैसा चार्ज है? उस पर कौन रैप करता है? डीएनए। कितने बेस पेयर? 200। और बनता है न्यूक्लियोसोम। हमारी सेल में कितने न्यूक्लियोसोम? 33 मिलियन। फिर न्यूक्लियोसोम की जो रिपीटिंग यूनिट होती है उसको कहते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन से क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमैटिन फाइबर से क्रोमोसोम। कहा था क्रोमैटिन तक का बनना लोअर लेवल, और आगे की कहानी हायर लेवल। लोअर लेवल पे चाहिए हिस्टोन, और हायर लेवल पे नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, एनएससी प्रोटीन चाहिए। तो हु प्रूव दैट डीएनए इज द बेसिक जेनेटिक मटेरियल? बेसिक मतलब वो बेसिक वो वाला नहीं है, क्षार वाला। बेसिक मतलब आधार। किसने बताया? हर्सी एंड चेस। वैसे यहाँ आइवरी एटॉल भी दिया हुआ है। अगर ये ऑप्शन ना देते तो हम इस ऑप्शन पे चले जाते। दोनों ऑप्शन दिए, और अगर ये पूछा जा रहा है कि डीएनए किसने प्रूफ किया जेनेटिक मटेरियल, तो आप कहां जाओगे? हर्सी एंड चेस। ये ऑप्शन नहीं होगा तो आइवरी एटॉल पे जाओगे, आइवरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी। Nucleotide are building block of nucleic acid. Each nucleotide is composite molecule formed by बेस शुगर फॉस्फेट। दो ऑप्शन दिए हैं, पहला या तीसरा? पहला करेंगे। हाँ, अगर ये सवाल न्यूक्लिक एसिड का होता तो ये ऑप्शन होता, क्योंकि जो एन लगा है ये मोर देन, नहीं मोर देन 1 नहीं होता तो डाई न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। ये थाउजेंड्स में होगा, क्योंकि इतना हो कि मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन से ज्यादा हो जाए। तो दिस इज मच मोर। तो एन लगा हुआ है। अगर ये ऑप्शन तब आप करोगे जब न्यूक्लिक एसिड दिया जाए। यहां पर पूछा है ईच न्यूक्लियोटाइड, तो ईच न्यूक्लियोटाइड के लिए पहला ऑप्शन बेस शुगर एंड फॉस्फेट। द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट शोन इन बैक्टीरियम। ये सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन पहले किस में प्रूफ हुआ? ई कोलाई में। किसने प्रूफ किया? मेजल्सन एंड स्टॉल ने। तो बैक्टीरियम करेंगे। और बाद में किस में प्रूफ हुआ? प्लांट में। कौन? विशिया फाबा। टेलर ने किया था ये काम। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन स्कीम दी किसने थी? वाटसन एंड क्रिक ने दी थी। और प्रूफ किसने किया? मेजल्सन स्टॉल ने प्रोकैरियोट में, टेलर ने यूकैरियोट में। और सेंट्रल डॉगमा किसने प्रपोज किया? क्रिक ने प्रपोज किया था। याद आया? सेलेक्ट द करेक्ट मैच। एलेक्स जेफरीज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, गलत बात है। एलेक्स जेफरी ने क्या किया? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। हर्सियन चेस टीएमवी, नहीं। हर्सियन चेस बैक्टीरियोफेज। मिजल्सन एंड स्टॉल पाइजम सेटाइवम, नहीं। मिजल्सन स्टॉल ई कोलाई, पाइजम सेटाइवम मेंडल। जैकब एंड मोनोट लैकोपेरॉन, यस। किस पे किया था? ई कोलाई। This is the sequence from a coding strand of a gene. What will be the corresponding sequence of transcribed mRNA? तो आपको कोडिंग स्ट्रैंड दिया, मैंने कल भी आपको सिखाया था कि कोडिंग से अगर आंसर करना है तो केवल टी हटा के यू लगा देना है, और टेम्पलेट से करना है तो रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरी। तो सवाल में कोडिंग कह दिया है, तो आपको केवल क्या करना है? सीधे कॉपी करना है, टी की जगह यू कर देना। तो देखो ए है तो ए जी जी, टी को हटा के क्या कर दे? यू। फिर ए यू सी जी सी ए यू, पहला ही मिल गया। ऑल द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ एन ओपेरॉन एक्सेप्ट। इनहेंसर जैसी कोई चीज पूरी बायो में ही नहीं आपके पास में। क्या ऑपरेटर होता है?
ऑपरेटर किससे बाइंड करता है? रिप्रेसर से। स्ट्रक्चरल जीन भी होते हैं क्या? कितने? 3, जिया, जेड, वाई, ए। क्या प्रमोटर होता है? प्रमोटर किससे बाइंड करता है? ले हो गया, ढेर हो गए। आरएनए पॉलीमरेज। अबे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के 3 पार्ट होते, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर। तो आरएनए पॉलीमरेज कहां जाके जुड़ता है? What will be the sequence of mRNA produced by the following stage of DNA? मूड खराब होगा, अभी फीस वापस कर देंगे और अभी भगा देंगे सबको, नहीं तो कायदे से रहो। पढ़ के नहीं आ रहे हो, हम यहां चिल्लाते चिल्लाते मरे जा रहे हैं। ये डीएनए का एक सीक्वेंस दिया और इसमें लिख भी दिया कि टेम्पलेट और ये कोडिंग है। टेम्पलेट की क्या पोलैरिटी है? लिखा सामने दिखाई नहीं दे रहा क्या? और कोडिंग की क्या है? और पूछा क्या इसमें? व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए। तो एमआरएनए का जो सीक्वेंस हम किससे आंसर कर सकते हैं? दोनों से कर सकते हैं। किससे आसान है? लेकिन एक्चुअली किससे होता है? टेम्पलेट से। हमारी सेल के अंदर जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो कोडिंग स्टैंड का वहां कोई रोल नहीं है। दिस इज डिस्प्लेस ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। रोल केवल किसका है? टेम्पलेट का। लेकिन एग्जाम में हमारे लिए आसानी से आंसर करने के लिए क्या है? कोडिंग। कि कोडिंग में केवल हम टी हटा के क्या लगा दें? यो। और ये प्राइम चेंज करें कि ना करें? नहीं, एकदम वैसा ही उठा के रखना है। तो अब यहां पर जो ऑप्शन दिए गए उसमें 2 में तो 3 से शुरू हुए, तो ये ऐसे ही खत्म हो गए। एमआरएनए हमेशा किधर से लिखेंगे? 5 प्राइम से। तो 5 से शुरू करोगे तो उसके बाद क्या आएगा? यू, फिर ए सी जी, यू ए सी जी। कहीं दिखाई दे रहा है? यू ए सी जी। इसमें क्या दिया है? ए यू। तो ये भी गलत हो गया, इतने से सही हो गया। तो कोडिंग से आंसर करने के लिए टी को हटा के यू लगाएंगे और टेम्पलेट से रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी। आरएनए पॉलीमरेज मैच करना है। आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए कितने? 3। कौन से? 5.8, 18 एंड 28। आरएनए पॉलीमरेज 2, एचएन आरएनए। और एचएन से क्या बनता है? एमआरएनए। कैसे? प्रोसेसिंग से। और आरएनए पॉलीमरेज 3 से टीआरएनए। टीआरएनए के अलावा 5S आरआरएनए और इसके अलावा SNRNA. SN is the small nuclear RNA. From the following, identify the correct combination of salient feature of genetic code. तो यूनिवर्सल होता है, अभी बता रहे हैं यूनिवर्सल होता है। डीजेनरेट होता है, ओवरलैपिंग होता है, कॉमनलेस होता है। और कॉमनलेस तो यूनिवर्सल, डीजेनरेट, नॉन ओवरलैपिंग, नॉन एम्बिगुअस। नॉन एम्बिगुअस इज अनएम्बिगुअस, बिना किसी संदेह के। मतलब कोडॉन के नेचर पे कोई संदेह नहीं है। जैसे यो यो यू, फिनाइल एलानिन, क्या कोई संदेह है? नहीं। जैसे मैंने कहा ए यू जी, कोई संदेह है क्या? जी ए जी, ग्लूटामिक एसिड जी यू जी। तो यानी नेचर में कोई संदेह नहीं है। Which scientist experimentally proved that DNA is the sole genetic material in bacteriophage? Hershey and Chase. In the process of transcription in eukaryote, the RNA polymerase 1 transcribe. 1 किसको करता है? rRNA। और R थर्ड हो जाएगा। केवल एक rRNA कौन सा? 5S को कौन करता है? 3। What initiation and termination factor are involved in transcription in eukaryote? कौन सा? पहला करेंगे क्या? सोचो क्यों? क्योंकि यूकैरियोट है। हमें जो बताया गया वो प्रोकैरियोट बताया गया, तो इसे बोनस दिया था। तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। यूकैरियोट में दूसरे फैक्टर होते जो आपके सिलेबस में नहीं है। प्रोकैरियोट के लिए सवाल होता तो एकदम सही होता। इस बार पूछा भी गया था नीट में।
अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल देयर बी नो चेंज इन द रीडिंग फ्रेम ऑफ द फॉलोइंग एमआरएनए। तो रीडिंग फ्रेम कब चेंज नहीं होगा? जब 3 या 3 के मल्टीपल में इंसर्शन या डिलीशन करेंगे। तो जरा पहले पॉइंट को देखो, यहां पर क्या एक बेस डिलीट किया है, यहां पर 2 और यहां पर 3, यहां पर 1। तो 1 या 2 को अगर हम इंसर्ट या डिलीट करेंगे, एक मक्खी नहीं, लोग बैठे बैठे कितनी मक्खी मार देते। तो इसका मतलब 1 या 2 बेस को अगर हम इंसर्ट या डिलीट करेंगे तो रीडिंग फ्रेम नहीं चेंज होगा कि चेंज हो जाएगा? और कहा रीडिंग फ्रेम चेंज ना हो, तो उसके लिए कितने? 3 या 3 के मल्टीपल में। अब यहां पे 6 लिख देता तब भी सही हो जाता। एक्सप्रेस सीक्वेंस, ये भी 2 बार नीट में सवाल आया। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग रिफर्स टू, हाँ, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग क्या है? डीएनए दैट एक्सप्रेस्ड एज आरएनए। ये खास बात बताई थी कि एक्सप्रेशन का मतलब हम प्रोटीन से लेते हैं, लेकिन एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग में हम उस डीएनए की बात करते हैं जो अपने आप को आरएनए के रूप में एक्सप्रेस कर सकता है। कहां पढ़ा हमने? ये भी बड़ा सवाल है, पीसीआर में इनको पढ़ाया है। एचजीपी में पढ़ा हमने। एचजीपी में कितनी मेथोडोलॉजी थी? 2। पहला ईएसटी और दूसरा सीक्वेंस एनोटेशन। और कहा था सीक्वेंस एनोटेशन इज अ ब्लाइंड अप्रोच, जहां पर कोडिंग नॉन कोडिंग सबकी सीक्वेंसिंग कर लेते थे और बाद में एनोटेट करते थे कि ये कोडिंग और ये नॉन कोडिंग। ईएसटी में केवल उन जीन की हम बात करते थे जो अपने आप को आरएनए की तरह एक्सप्रेस कर सकते थे। मतलब किसकी बात कर रहे हैं? वाह, इनका अलग चल रहा है। अच्छा, एक्सॉन और इंट्रॉन में आरएनए की तरह कौन एक्सप्रेस करता है? दोनों करते हैं। मैं किसकी बात कर रहा हूं? यूक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, मतलब उसका ट्रांसक्रिप्शन होता है तो आरएनए बनता है। हेट्रोक्रोमैटिन इज इनएक्टिव। तो ये जो जीन लिखा है एक्चुअली यूक्रोमैटिन की बात कर रहा है। कुछ जान पा रहे हो तुम लोग? ना जान पाओ तो अभी शुद्ध करें। एक डंडा लाके तुम लोगों को भी, वो एक कहावत है ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, तो तुम लोगों को चलो आई जीन प्रेस, नहीं तो प्रेशर हम रिलीज कर देंगे। प्रेशर के लिए वो है नहीं उधर। आई जीन रिप्रेशर, जेड जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ए जीन ट्रांसएस्टाइलेज और वाई जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज का सबस्ट्रेट कौन है? लैक्टोज। और लैक्टोज को किसमें बदलता है? गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज में। परमिएज क्या करता है? परमेबिलिटी को बढ़ाता है। किसकी? सेल मेम्ब्रेन। अभी गैलेक्टोज की किसकी परमेबिलिटी बढ़ाता है? सेल मेम्ब्रेन की। किसकी सेल मेम्ब्रेन? ये भी बड़ा सवाल। ई कोलाई की, क्योंकि ई कोलाई में तो लैक्टोप्रोन पढ़ते हैं। किसके लिए बढ़ाता है? लैक्टोज के लिए। लैक्टोज का दूसरा नाम बीटा गैलेक्टोसाइड्स, और इसलिए एंजाइम का नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये सब मैंने घर में बनाया है। यस सर, कि लिखा हुआ है पहले। इक्वल, हाँ अच्छा कर लिया तुम लोगों ने। वाह, 2000 बेस पेयर पर सेकंड। तो ये सॉल्व करोगे कि याद करोगे? सॉल्व करोगे कि याद करोगे? हाँ, तो क्या दिक्कत तुमको? बेस पेयर लिखा हुआ है। अच्छा, अभी तुमको बताएंगे। तो घर पे भी तोड़े जाओगे। जितनी गुस्सा सब घर पे निकाल दो। चलो को 2000 बेस पेयर पर सेकंड।
Which is the basis of genetic mapping of human genome as well as DNA fingerprinting? Huh? Polymorphism in DNA sequence. And what is polymorphism? Variation at genetic level. जो वीडियो अपलोड करते हैं उसमें एकदम आप क्लियर बातें बता रहे हैं कि ये बात ध्यान रखनी। और उसके बाद भी अब ऐसा तो है नहीं कि चैप्टर पढ़ा है 2 घंटे में पूरा चैप्टर हो गया। नॉर्मली जब हम इसको पढ़ते हैं तो पूरा आधा महीना लगता है। अभी केवल 2 घंटे में पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, उसमें कीवर्ड बता दी कि ये पॉइंट ध्यान रखने हैं। और उसके बाद भी पूछ रहे हैं क्या पॉलीमॉर्फिज्म। पहली बात तो ये बताइए, वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल अराइजेस ड्यू टू, अबे अराइजेस ड्यू टू म्यूटेशन। कारण क्या है उसका? म्यूटेशन। द टर्म न्यूक्लियन फॉर जेनेटिक मटेरियल वाज यूज्ड बाय फ्रेडरिक मिशर। और इसी न्यूक्लियन को अब हम लोग क्या कहते हैं? डीएनए। ये डीएनए ही है। डीएनए को किसने खोजा था? वाटसन एंड क्रिक ने। हाँ देखो सब ऐसे वही पढ़ रहे हैं, हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। फ्रेडरिक मिशर इन द ईयर 1869, और नाम रखा न्यूक्लियन क्योंकि न्यूक्लियस में मिला था। बाद में केमिकल नेचर के आधार पर उसका नाम पड़ा डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। In a polynucleotide chain of DNA, nitrogen base is linked to the OH of, नाइट्रोजन बेस कहां जुड़ता है? 1 प्राइम पे, 1 प्राइम कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर। और फॉस्फेट कहां जुड़ता है? 5 प्राइम पे जुड़ता है। ये जब जुड़ेगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? एन ग्लाइकोसिडिक। और फॉस्फेट जुड़ेगा तो फास्फो एस्टर बॉन्ड बनेगा। और जब 2 न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे तो फास्फो डाइएस्टर बॉन्ड बनेगा। और जब 2 चेन जुड़ेंगी तो अबे तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। द फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन इज, फर्स्ट फेज इज बाइंडिंग ऑफ एमआरएनए टू राइबोसोम, अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, चार्जिंग। यस, ये क्या है? दिस इज फर्स्ट स्टेप। कहा था स्टेप अलग है, फेज अलग है। ये फेज का सवाल है। तो पहले फेज में जो टीआरएनए उसकी चार्जिंग होती है, और टीआरएनए के पहले अमीनो एसिड की चार्जिंग होती है। सबसे पहले अमीनो एसिड एटीपी से जुड़ते हैं और उनकी चार्जिंग होती है। फिर जो चार्ज्ड अमीनो एसिड होता है वो टीआरएनए से जुड़ जाता है और इसे कहते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। और चार्ज्ड टीआरएनए साइटोप्लाज्म में पड़े रहते हैं। और फिर जो टीआरएनए होता है, टीआरएनए जो यहां पर है, ये जाके कोडॉन को रीड करता है और ये उसी सीक्वेंस में जाएगा जिस सीक्वेंस में एमआरएनए पे कोड लगे होंगे। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू, अच्छा तो बहुत आसान सा सवाल है, इसमें कुछ करना नहीं आपको। आपसे कहा है कि मैमेलियन सेल में इतने बेस पेयर हैं और आपको लेंथ बतानी, तो इसकी लेंथ तो हमें ऐसे ही याद है, 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर किसमें? ह्यूमन डीएनए में। और ह्यूमन डीएनए की लेंथ कितनी है? 2.2 मीटर। लेकिन ऐसा कोई डेटा दे दे जो आपको याद ना हो। जैसे आपसे कहे कि बताओ बैक्टीरियोफेज लैम्डा के डीएनए की लेंथ कितनी है? ये लपा क्या बता रहे भाई, कुछ सुनना समझना, हम मारो ही झापड़ मेरी तरफ से। इनको तो हम अभी शुद्ध करेंगे। तो लेंथ कैसे निकालते हैं? लेंथ इज इक्वल टू नंबर ऑफ बेस पेयर, और डिवाइड करना कि मल्टीप्लाई करना? मल्टीप्लाइड विद डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर। तो अगर हमसे बैक्टीरियोफेज लैम्डा कहा गया तो यहां कितना लिखेंगे? 48,502। और यहां कितना लिखेंगे? 3.4 एंगस्ट्रॉम। मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। कर पाओगे ना? तो इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। तो ये जब कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना आती है लेंथ? 2.244 मीटर निकाल के दिखाया था। तो यहाँ 2.2 अप्रोक्सीमेटली दे रखा है। एक नीट में और इसी तरह का सवाल पूछा था, वहां पर इसका आधा करके पूछा है, 3.3 इंटू 10⁹ तो तुम भी आधा कर लोगे, क्या आ जाएगा? 1.1 आ जाएगा। नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन।
हेलिकेज यूज कर लेंगे, है ना, हेलिक्स से तो क्या हो जाएगा। अरे बेटा हम क्या बताएं। ट्रांसक्रिप्शन आपने पढ़ा, ट्रांसक्रिप्शन में कितने एंजाइम पढ़े, 3 एंजाइम, बताओ कौन कौन से पढ़े। एक एंजाइम था डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, दूसरा कोई नाम बताया मुझे ट्रांसक्रिप्शन के एंजाइम का। हाँ, कौन सा, और कोई है ही नहीं। तो जब भी ट्रांसक्रिप्शन का सवाल है तो एक ही जवाब, आरएनए पॉलीमरेज। और एनसीईआरटी ने लिखा है स्पेसिफिकली, विशेष ढंग से, कि आरएनए पॉलीमरेज समहाउ, किसी भी तरीके से, फैसिलिटेट द ओपनिंग ऑफ हेलिक्स। तो ट्रांसक्रिप्शन का कोई भी सवाल कभी भी आएगा, केवल एक ही एंजाइम यूज करोगे, कौन सा, आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए हेलिकेज होता है लेकिन ये रेप्लिकेशन में यूज होता है, लेकिन रेप्लिकेशन में भी आपको 2 ही एंजाइम दिए गए हैं, एक डीएनए पॉलीमरेज और एक डीएनए लाइगेज। तो कभी ये सब आंसर आपको सेलेक्ट ही नहीं करने, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में कहीं जिक्र नहीं है। और ट्रांसक्रिप्शन में तो करना ही नहीं है, कोई भी प्रोसेस पूछे, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, हेलिक्स ओपन करनी, सब क्या करोगे, आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन ये ऑप्शन इतना, हेलिक्स यहां लिखा और यहां लिख दिया हेलिकेज, कहने लगाओ, है ना। चलो करेक्ट पूछा इसमें, सारे सही हैं, सारे लगा देते हैं। इतनी देर में पढ़ ही नहीं पाया तुम लोग, कौन सा सही है। एडेनिन पेयर विद थाइमीन थ्रू 2 हाइड्रोजन बॉन्ड एंड ग्वानिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, तो यही तो चारगाफ रूल होता है। इफ एडेनिन मेक, ये भी चारगाफ रूल का सवाल है। अरे एडेनिन अगर 30% डीएनए का है तो व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ थाइमीन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। तो चारगाफ रूल कहता है एडेनिन किसके बराबर है, थाइमीन के, और एडेनिन दिया कितना है 30%, तो थाइमीन भी कितना होगा 30%, 60% हो गया। बाकी बचा कितना, 40 कौन बचा, ग्वानिन और साइटोसिन, और हमें पता है ग्वानिन साइटोसिन बराबर होंगे, तो बराबर कैसे होंगे, 20-20% कर दो बस, ये हो गया चारगाफ रूल। कौन सा, थर्ड हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनएज इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। एसआई आरएनए हमने पढ़ा ही नहीं है, इसका कहीं जिक्र ही नहीं, एसएन का जिक्र है लेकिन एसआई का तो जिक्र ही नहीं। एमआरएनए क्या करता है, टेम्पलेट की तरह काम करता है। टीआरएनए रीड जेनेटिक कोड ब्रिंग्स अमीनो एसिड एडॉप्टर मॉलिक्यूल, एंड आरआरएनए स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल। और क्या तीनों प्रोटीन सिंथेसिस के लिए चाहिए, यस। द कोडॉन AUG कोड फॉर मेथियोनिन एंड फिनाइलएलनिन, गलत। कौन सा फीचर गलत हो गया, हाँ कौन सा, अनअम्बिगुअस एंड स्पेसिफिक, अब यहां स्पेसिफिसिटी नहीं बची इसमें, तो गलत है ये। AAA एंड AAG बोथ कोड फॉर द लाइसिन, सही है, ये बात वैसे सही है, लेकिन अब ये वाकई में कठिन सवाल है, इतना तुम याद तो कर नहीं पाओगे, 64 कोड तो याद करके नहीं जाओगे ना, तो ये तो किस्मत है तुम्हारी। Which is the only enzyme that has capability to catalyze initiation, elongation, termination in the process of transcription? तो जैसे कहा ट्रांसक्रिप्शन के लिए डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, और ये कहाँ का एंजाइम है, रेप्लिकेशन का, और ये वाला ओकाजाकी फ्रेगमेंट जोड़ने का, और ये वाला डीएनए को काटने का। ये किसने यूज किया था, एवरी मैकुलाइड एंड मैकार्टी ने। कंप्लीट द फ्लो चार्ट ऑन सेंट्रल डॉगमा, बताओ ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, और डी क्या है। What is the role of RNA polymerase 3 in the process of transcription in eukaryote? 3 का क्या रोल है, पहला हो जाएगा क्या, हाँ ये किसमें, ये 1 होगा, इसमें ये 3 वाला हो जाएगा, है ना, ये वाला 2 हो जाएगा। ये प्रिकर्सर ऑफ mRNA क्या है, hnRNA, और ऐसा तो कोई होता नहीं कि जो ओनली एसएन को करे, है ना, तो ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता। कौन सा सही हुआ, सेकंड, क्योंकि 3 पूछा है। तो आप देख रहे हैं सवाल एकदम फिक्स पैटर्न है कि जिस तरीके पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हिस्टोन्स इज रॉन्ग,
पढ़ते हैं, बताइएगा। हिस्टोन आर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल। द पीएच ऑफ हिस्टोन इज स्लाइटली एसिडिक। ये गलत, कैसा होगा? बेसिक। हिस्टोन्स आर रिच इन अमीनो एसिड लाइसिन एंड अर्जिनिन। यस वही भाल कोड हो गया। बी फॉर बेसिक, हिस्टोन प्रोटीन, arginine and lysine. Histone carry positive charge in the side chain. What is side chain? देखो एक ने बोला बता, हाँ मीना, what is side chain? डीएनए आरएनए सब बता लो इसी में। प्रोटीन की बात चल रही हो गई, डीएनए चेन। हाँ हाँ, वेरिएबल ग्रुप आर। भाई तीन चीजें तो फिक्स ही है ना, हाइड्रोजन फिक्स है, कार्बोक्सिल फिक्स है और अमीनो फिक्स है। अंतर किसमें है? वेरिएबल। और वेरिएबल ग्रुप के हिसाब से तो डिफाइन होगा कि कार्बोक्सिल ज्यादा है कि अमीनो ज्यादा है, और वहीं तो बेसिक बनेगा। बेसिक का मतलब कौन ग्रुप ज्यादा है? अमीनो। और अमीनो ग्रुप ज्यादा तभी होगा जब साइड चेन में एक अमीनो एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि हर अमीनो एसिड में एक कार्बोक्सिल एक अमीनो तो पहले से ही है ना। तो जो साइड चेन है उसका मतलब आर। और साइड चेन में करें पॉजिटिव चार्ज तब होगा जब NH2 होगा, और NH2 एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, और प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्या बन जाएगा? NH3 प्लस बन जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बेटा कुछ जान पा रहे हो? आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। In capping, methyl guanosine triphosphate is added to the 3' end। क्या गलत है? 5' end पे जोड़ेंगे। RNA polymerase bind with rho factor to terminate the process of transcription। सही बात है क्या? और इनिशिएशन के लिए सिग्मा फैक्टर आता है। The coding strand in a transcription unit is copied to an mRNA। सही बात है, कोडिंग स्टैंड कॉपी होता है। हाँ? इतनी देर से क्या सिखा रहे हैं? टेम्पलेट कॉपी होता है कि कोडिंग? वाह भाई कमाल है, यहां कोडिंग कह रहे हैं कि गलत है, फिर कोडिंग कॉपी होता है टेम्पलेट, फिर बैठे हुए हैं। क्या करना क्या चाहते हो तुम लोग? पेपर पर देना कि ऐसे ही बस टाइम पास कर रहे हो? हाँ, इतनी देर से हम क्या बता रहे हैं तुम लोगों को? कोडिंग टेम्पलेट आज 10 बार तो कम से कम बता ही चुके हैं कि कौन कॉपी हो रहा है। कितनी देर से ये बात बता रहे हैं कि कोडिंग किसके लिए कोड करता है, और फिर यहां फिर वही बात हम पूछ रहे हैं कि कोडिंग टेम्पलेट में कौन कॉपी होता है। मतलब नर्सरी बच्चा अगर हो तो उसको हम सिखा दें, तो लोग इतने गोबर हो कि स्प्लिट जीन अरेंजमेंट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट। किसका कैरेक्टर है? यूकैरियोट का कैरेक्टर है। तो क्या गलत है? सारे गलत है। क्या पूछा था? सही पूछा था। चलो अगला पढ़ो। पानी थोड़ी मूड तुम लोग खराब करो, पानी सही होगा। क्या कहा है इसमें? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेस इन सम स्पेसिफिक रीजन इन डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड एज रिपीटिटिव डीएनए। रिपीटिटिव डीएनए जो होता है वो कई बार रिपीट करता है, कभी कभी 100 से 1000 बार रिपीट करता है। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म फॉर्म द बेसिस ऑफ बोथ जेनेटिक मैपिंग एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, दोनों के लिए बेसिस है। The process of translation on mRNA to protein begins as soon as when a small subunit of ribosome encounter mRNA। ये शुरुआत की बात पूछा है, इनिशिएशन, और फर्स्ट फेज वाला अलग सवाल है। If the length of DNA molecule is 1.1 मीटर, तो अब थर्ड हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है 2.2 जो मीटर होता है उसमें ये होते हैं, है ना,
तो जब इसको आधा करके पूछा तो तुम भी आधा करके बता दो उसको। चलो पहला ऑप्शन, यू क्रोमैटिन इज लूजली पैक क्रोमैटिन, हेट्रोक्रोमैटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, क्या होगा? हिस्टोन ऑक्टामर इज रैप्ड बाय नेगेटिवली चार्ज डीएनए इन न्यूक्लियोसोम, हिस्टोन आर रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन, अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन 400 बेस पेयर, क्या गलत है? 200 बेस पेयर, या अगर 400 बेस कहता तब सही हो जाता। तो ए सी डी कौन सा हो गया? 4। इन एन ई कोलाई आई स्ट्रेन आई जीन गेट म्यूटेटेड, आई जीन में म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन ऐसा हुआ कि इट्स प्रोडक्ट कैन नॉट बाइंड द इंड्यूसर मॉलिक्यूल, कि अब इंड्यूसर से जुड़ नहीं पाएगा। आई जीन का प्रोडक्ट क्या है? रिप्रेशर, और रिप्रेशर प्रोटीन करे इंड्यूसर से जुड़ नहीं पाएगी। इंड्यूसर कौन है? लैक्टोज या एलोलैक्टोज। अब यहीं से आप दिमाग लगा लो। कह रहे हैं कि अब नॉर्मली पहले ये सोचो कि जब लैक्टोज रिप्रेसर से जुड़ जाता है तो लैकोप्रोन ऑन की ऑफ? ऑन। यहां क्या कह रहा है कि रिप्रेसर कैन नॉट बाइंड टू द इंड्यूसर, यानी लैक्टोज रिप्रेसर से बाइंड नहीं हो पाएगा, तो मतलब ऑफ। और ऑफ हो गया तो ZYA जीन विल नॉट बी ट्रांसलेटेड। बस ऐसे करना है इसको सिंपली। और अगर हम थोड़ा डिटेल में जाए तो हम ये कहेंगे कि रिप्रेसर के साथ लैक्टोज जुड़ नहीं पा रहा है, ये सवाल में कहा गया है। इसका मतलब रिप्रेसर कहां जाके जुड़ जा रहा है? ऑपरेटर से, और ऑपरेटर से जुड़ गया तो आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से जुड़ नहीं पाएगा और ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, तो लैक एमआरएनए नहीं बनेगा, और एमआरएनए नहीं होगा तो ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा। 10 E. coli cell with N15 double-stranded DNA are incubated in medium containing N14 nucleotide. After 60 minutes, how many E. coli cell have DNA totally free from N15? पहले बताओ कौन सा एक्सपेरिमेंट? मिजल्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट। और N14 N15 में कौन रेडियो एक्टिव? कोई भी नहीं, एक हैवी और दूसरा लाइट है। और आपसे क्या पूछा है? क्या पूछा आपसे? क्या निकालोगे इस सवाल में? हाँ, लाइट निकालने हैं आपको, केवल लाइट बताने हैं आपको, क्योंकि कहा डीएनए टोटली फ्री फ्रॉम N15। तो अगर हैवी है तो दोनों स्टैंड N15, कल ही तो बताया है, और हाइब्रिड है तो एक N15 एक N14। टोटली फ्री मतलब केवल आपसे लाइट पूछ रहा है। वो करने का तरीका क्या है? 10 E. coli दे रखा है आपको, है ना? तो आप 10 मत करो, आप 1 से शुरू करो, बाद में हम 10 गुना कर लेंगे, जो जवाब निकालना होगा। पूछा कितनी देर है? 60 मिनट। हमें पता है E. coli 20 मिनट में डिवाइड करता है, तो 20 मिनट बाद कितने हो गए? 2, 40 मिनट बाद 4, और 60 मिनट बाद हाँ 8, 6 भी बता, हाँ बता लो, मेरा खून खौला लो कस के, ठीक है। और 8 में मुझे पता है, मैंने नियम बताया कि हमेशा 2 हाइब्रिड होंगे और बाकी जो बचेंगे वो लाइट हो जाएंगे। और हाइब्रिड में क्या N15 है? आपसे कहा डीएनए टोटली फ्री फ्रॉम N15, तो क्या इनमें N15 है? नहीं। तो अब मुझे ये 1 से पता चल गया। अगर मुझे 10 से करना तो सबको 10 से गुणा करते जाओ, तो 10 से गुणा करते जाओगे तो इसका मतलब मुझे मिल गया कितना? 60। यानी 60 ही कोलाई लाइट होंगे, मतलब इनमें N14 होगा, N15 नहीं होगा, तो 60 आ जाएगा आंसर पहला। और ये आसान सवाल नहीं है, ये कठिन सवाल है। इसके लिए आपको मिजल्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट पता हो। मिजल्सन स्टॉल की कहानी पता तो फिर ये निकल आया, नहीं निकल पाएगा। 10 E. coli लेके बैठे रहोगे एग्जाम में और कुछ करो, कहोगे शुरू कहां से करें, क्योंकि 10 E. coli जैसे लिए वैसे आपका काम हो गया खत्म, 10 से निकाल ही नहीं पाओगे ना आप। इन लैकोपेरॉन, ये तो बड़ा कठिन सवाल है। जेड जीन कोड फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, इसके लिए कौन सा जीन? वाई जीन, इसके लिए
इसके लिए आई जीन। ये देखो फिर वही सवाल, लैक ऑपरॉन आई जीन कोड फॉर जेड जीन, ए जीन, वाई जीन। DNA polymerase catalyze polymerization only in one direction, that is 5 to 3। और अगर यहां RNA polymerase लिख दें तो तब भी सही हो जाएगा। During replication of DNA on one strand the replication is continuous while on other strand it is discontinuous। सही बात है क्या? किस पे कंटिन्यूअस होता है? लीडिंग पे। और किस पे डिसकंटिन्यूअस? लैगिंग पे। लैगिंग की पोलैरिटी और लीडिंग की। चलो बैक्टीरियोफेज 5x174 5386 न्यूक्लियोटाइड, लैम्डा ई कोलाई 4.6 मिलियन एंड हैप्लॉइड कंटेंट 3.3 बिलियन बेस पेयर। इफ डीएनए कंटेन्स सल्फर, हाइपोथेटिकल सवाल है, कहा कि अगर डीएनए में सल्फर हो फास्फोरस की जगह, होता क्या है? फास्फोरस, लेकिन सल्फर हो फास्फोरस की जगह, और प्रोटीन में फास्फोरस हो सल्फर की, उल्टा कह रहा है। What would have been the outcome of Hershey-Chase experiment? तो फिर Hershey-Chase एक्सपेरिमेंट में क्या नतीजा निकलेगा? तो पहले तो नॉर्मल कंडीशन आप सोचो कि जब हम डीएनए, अब डीएनए में कह रहा है कि सल्फर हो जाए और प्रोटीन में क्या कह रहा है? फास्फोरस हो जाए। तो कह रहे हैं कि नो रेडियो एक्टिव सल्फर इन बैक्टीरियल सेल। हाँ, बैक्टीरिया में एंटर क्या करता है? डीएनए, और डीएनए में सल्फर है, तो यानी बैक्टीरिया में रेडियो एक्टिविटी होगी। तो ये बात हो गई गलत, नो लिख दिया इसलिए। बोथ रेडियो एक्टिव सल्फर एंड फास्फोरस तो हो नहीं सकता है, क्योंकि प्रोटीन तो सेल में एंटर नहीं करेगी, तो बैक्टीरिया के अंदर कभी फास्फोरस नहीं जाएगा, ये गलत। रेडियो एक्टिव सल्फर इन बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरिया में क्या एंटर करता है? डीएनए, और डीएनए में सल्फर है, तो रेडियो एक्टिविटी जाएगी वहां पर। रेडियो एक्टिव फास्फोरस इन बैक्टीरियल सेल नहीं, फास्फोरस किसके पास है? प्रोटीन, और प्रोटीन एंटर नहीं करता है, तो आंसर क्या आया? थर्ड। और अगर नॉर्मली ये हर्शी-चेस एक्सपेरिमेंट होता तो उल्टा कर देते। नॉर्मली तुम बताओ, हर्शी-चेस एक्सपेरिमेंट अगर होता तो क्या बैक्टीरियल सेल में नो रेडियो एक्टिविटी? नो रेडियो एक्टिव सल्फर, यस, बोथ रेडियो एक्टिव सल्फर एंड फास्फोरस इन बैक्टीरियल सेल। तब भी ये गलत होता। रेडियो एक्टिव सल्फर इन बैक्टीरियल सेल गलत, रेडियो एक्टिव फास्फोरस इन बैक्टीरियल सेल यस। और इसी से पता चला था कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, और इससे पता चला प्रोटीन इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल। अगेंस्ट द कोडॉन दिस व्हाट वुड बी द सीक्वेंस ऑफ एंटी कोडॉन ऑन टीआरएनए? टीआरएनए का एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा है? वाह, एक्चुअल इज इन्वर्टेड एल, क्लोवर लीफ इज सेकेंडरी। अब एग्जाम में तो 5 नंबर ले गया तुरंत आपका, 1 सेकंड में काम खत्म हो गया, तो वहां तो एकदम याद, और इसके लिए निमोनिक तक बताया है। अब नहीं बताएंगे, निमोनिक का काम खत्म हो गया। तो टीआरएनए में कितनी आर्म बताई गई थी? 2, एक था अमीनो एसिड एक्सेप्टर और एक था एंटी कोडॉन, और एंटी कोडॉन आर्म के द्वारा कोडॉन को रीड करता था, और कोडॉन का एंटी कोडॉन मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो अगर यूएसी तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? इसका यू का कॉम्प्लीमेंट्री, वाह भाई कमाल है। और ए का टी कर दें, हाँ बहुत बढ़िया, टीआरएनए में टी आ जाएगा। अरे गधे रहोगे क्या तुम लोग हमेशा, कब तक गोबर रहोगे? और तो ए यू जी कहीं दिखाई दे रहा है? पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन ये आंसर नहीं है, क्योंकि हमें कोडॉन 5 to 3 दे रखा है, तो एंटी कोडॉन जो होगा वो 3 to 5 होगा। ये सीक्वेंस होना चाहिए, ये सीक्वेंस होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई सीक्वेंस दिया नहीं गया। सारे सीक्वेंस किधर से दिए? 5 से दिए।
तो 5 से दे तो 5 से हम भी रीड कर लें इसको, तो 5 से चलोगे तो GAU, 5 से GUA, चौथा हो जाएगा क्या? और ये दो ऑप्शन तो वैसे भी कभी नहीं हो सकते, क्योंकि क्या दिया हुआ थायमीन, लेकिन तुम्हारे से बैलों के लिए दिया हुआ है ये, क्योंकि जानते हैं तुम यहाँ करके बैठोगे TG और कहोगे अच्छा ये देखो नीट वाले सवाल भी नहीं बना पाते हैं, इतना आसान आसान सवाल बनाते हैं, और फिर हम अपना नंबर वहां जोड़ के आते हैं कि 700 तो आ ही जाएगा, 2-4 गलत भी हो जाएगा तो 680 तो बन ही जाएगा। तो आया कितना? 80 नंबर आए लास्ट में। तो इसी तरीके से आता है, क्योंकि एग्जाम में तो हमें लगता है जो हम लगा रहे हैं वही सही है, बाकी सबका गलत होगा। If adenine and cytosine make 30% and 20% of DNA, respectively, what will be the percent composition of thymine and guanine? कौन सा रूल? चारगाफ रूल। और चारगाफ रूल कहता है कि एडेनिन किसके बराबर है? थायमीन के। तो एडेनिन कितना दिया है? 30%, तो थायमीन कितना हो गया? 30। और साइटोसिन किसके बराबर? ग्वानिन के। साइटोसिन कितना दिया? 20, तो ग्वानिन हो गया 20। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। Name the component that bind to the operator region of an operon and prevent RNA polymerase from transcribing the operon. ऑपरेटर से कौन जुड़ता है? हाँ? कौन जुड़ता है ऑपरेटर से? सब बता दो, इंड्यूसर, प्रमोटर, है ना, रेगुलेटर, प्रोटीन, सब बता डालो। कौन जुड़ता है? रिप्रेशर प्रोटीन। रिप्रेशर प्रोटीन को कौन बनाता है? आइजीन। आइजीन इज द इनहिबिटर जीन। आइजीन का क्या नाम है? रेगुलेटरी जीन। कौन सा जीन? रेगुलेटरी जीन। आई कम्स फ्रॉम द इनहिबिटर, लेकिन इनहिबिटर जीन नाम ही रख दिए तुम लोग। क्या? The last chromosome sequence in HGP was क्रोमोसोम 1। कब? मई 2006। और वैसे जीपी कब पूरा हो गया था? 2003 में। कब शुरू हुआ था? 1990 में। कितने साल का था? 13 साल का प्रोजेक्ट था। किसने शुरू किया था? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, वेलकम ट्रस्ट फ्रॉम द यूके इनिशियल पार्टनर हुआ करता था, एंड एडिशनल कंट्रीब्यूशन केम फ्रॉम द जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना। The process of copying genetic information from one strand of DNA into RNA is termed as transcription. वाह भाई, इतना कठिन सवाल। सही लिखा हुआ है क्या ये? हाँ, संदेह में ही है। बे सही बात तो लिखी है। डीएनए के एक स्ट्रैंड से तो आरएनए बनता है। A transcription unit in DNA is defined primarily by the 3 regions in the DNA, that is a promoter, a structural gene and terminator. दोनों सही हैं। Which scientist conducted an experiment? कर लोगे ना? P30 to S35 किसने यूज किया था? हर्सी एंड चेस। Which one of the following act as inducer for lac operon? सुक्रोज हो जाएगा। क्या होगा? लैक्टोज। ग्लूकोज या गैलेक्टोज इंड्यूसर नहीं हो सकते। एलोलैक्टोज हो सकता है। हर्सी चेस एक्सपेरिमेंट के लिए पूछा, सही बताओ। वायरसेस ग्रोन इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियोएक्टिव फास्फोरस कंटेन रेडियोएक्टिव डीएनए। हाँ, सही बात है क्या ये? वायरसेस ग्रोन ऑन रेडियोएक्टिव सल्फर कंटेन रेडियोएक्टिव प्रोटीन। सही बात है। वायरस ग्रोन ऑन रेडियोएक्टिव फास्फोरस कंटेन रेडियोएक्टिव प्रोटीन। नहीं, क्यों गलत है? क्योंकि फास्फोरस प्रोटीन में नहीं होता है। प्रोटीन में कौन से हैं? कौन से हैं? वायरसेस ग्रोन ऑन रेडियोएक्टिव सल्फर कंटेन रेडियोएक्टिव डीएनए, क्योंकि डीएनए में सल्फर नहीं होता है।
वायरसेस ग्रोन ऑन रेडियोएक्टिव प्रोटीन कंटेन रेडियोएक्टिव डीएनए। ये क्या कह रहे हैं, ये तो उल्टा सीधी बातें कर रहा है तुम लोग जैसे। कौन सा ऑप्शन चौथा हो जाएगा? द सेलियन फीचर ऑफ जेनेटिक कोड आर, द कोड इज पैलिंड्रोमिक। सही बात है। हाँ ये देखो कोड पैलिन, इतनी देर में कोड पैलिंड्रोम बना दिए। वाह चाचा, और पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है कोड, जैसे AUG देखो पैलिंड्रोम है कि नहीं है? ये पैलिंड्रोम नहीं है, तभी तो नहीं है बेटा वो। UGA एक्ट एज इनिशिएटर कोडॉन, इनिशिएटर कौन है? ये क्या है? स्टॉप कोडॉन। द कोडॉन इज अनअम्बिगुअस एंड स्पेसिफिक एंड नियरली यूनिवर्सल, तो C and D। unequivocal proof, Hersey and Chase। which is the role of RNA polymerase 3 इनको पूछना है। कौन सा पहला हो जाएगा? और इसमें दूसरा, इसमें पता क्यों नहीं, तीसरा हो जाएगा, और इसमें पहला ही होगा। जी फिर वही वाला सवाल, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग रिफर्स टू ऑल जीन दैट एक्सप्रेसेस प्रोटीन की RNA। ये ध्यान रखना है क्योंकि एक्सप्रेशन का जनरली मतलब किससे है? प्रोटीन से, लेकिन EST में उन जीन की बात करते हैं जो अपने आप को RNA के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। चलो ये फिर वही सवाल, इनके पास वही सवाल हैं। ए बताओ, आप नहीं बता पाएंगे सर, सीक्वेंस में पूछो। ट्रांस स्टाइलेज Y, I, रिप्रेसर और Z। RNA mutate at a faster rate, viruses having RNA genome and shorter lifespan mutate and evolve faster। सही बात है। In prokaryote the positively charged DNA, यही गलत हो गया, आगे पढ़ोगे क्या? In eukaryote the negatively charged DNA is wrapped around the positively charged histone octamer to form nucleosome। ये सही बात है। अच्छा यहां पर अगर ये पॉजिटिवली हटा दें और यहां निगेटिवली चेंज कर दें तो सही हो जाएगा। न्यूक्लियोइड की बात कर रहा प्रोकैरियोट में। Which of the following is the sequence of corresponding coding strand if the sequence on mRNA formed is as follows। अब mRNA दिया और क्या पूछा है? कोडिंग। हम कोडिंग से mRNA बनाते थे, क्या करते थे? यूरेसिल थाइमिन को हटा के यूरेसिल लगाते थे, अब यूरेसिल को हटा के थाइमिन लगा दो, तो जहां यूरेसिल वहां क्या लगा दो? थाइमिन। यानी 5 से शुरू करोगे। अच्छा आपसे पूछा है कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ DNA, तो DNA में यूरेसिल तो होता नहीं है। अरे लो हाँ हाँ बोला करो, ये तो खत्म हो गया। अब A के बाद क्या आएगा? TCG, तो ATCG फिर ATCG पूरा पढ़ना पड़ेगा क्या? अरे 5 प्राइम ही दिया हुआ है ना, ये तो 3 से लिखा होगा, तो ये सही हो गया। समझ गया ना? कोडिंग किस सीक्वेंस में लिखते हैं? 5 to 3। ये तो 3 to 5 दे रखा है, मतलब कुछ करना, वैसे भी कुछ नहीं करना है। 2 ऑप्शन तो ऐसे खत्म हो गए क्योंकि यूरेसिल दिया हुआ है और DNA में यूरेसिल होता नहीं है। 2 बच्चे तुम्हारे पास, उसमें एक टेम्पलेट दिया और एक कोडिंग दिया हुआ है, तो ये देखो चाहे ना देखो ऐसे भी हो जाएगा। तो इतना दिमाग होना चाहिए ना। A transcription unit in DNA is defined mainly by the 3 reasons। बताओ पहला क्या होगा? प्रमोटर, दूसरा स्ट्रक्चरल जीन, तीसरा टर्मिनेटर। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, इस सवाल में उसने कहा विद रिस्पेक्ट टू अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। अगर ये उल्टा कर दे डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम, तो समझ रहे हो क्या? तो टर्मिनेटर पहले आ जाएगा और फिर प्रमोटर। तो हो सकता है ऐसा कुछ पूछे, तो पूरा पढ़ लेना तुम लोग। The lactose present in growth medium of bacteria is transported to the cell by the action of permease। permease क्या करता है? परमिलिटी बढ़ाता है, तो परमिलिटी बढ़ा देगा तो मीडियम से सेल के अंदर एंटर कर जाएगा। चलो पूछा है प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन के लिए करेक्ट क्या है? इकोलाई में पहला ऑप्शन
द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइज पॉलीमराइजेशन इन बोथ डायरेक्शन, ये तो गलत बात है, केवल एक डायरेक्शन में 5 to 3। अगर दोनों डायरेक्शन में काम करता तो ओकाजाकी ना बनते। द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइजेस पॉलीमराइजेशन इन 5 to 3 डायरेक्शन। डीएनए डिपेंडेंट कह रहा है डीएनए पॉलीमरेज 3 to 5 गलत हो गया, और आरएनए पॉलीमरेज कैटलाइज पॉलीमराइजेशन इन वन डायरेक्शन 5 to 3। हाँ, ये सही है, ये सही बात है, ये सही बात है, लेकिन रेप्लिकेशन के लिए नहीं सही, ये ट्रांसक्रिप्शन के लिए सही है। समझे कि नहीं? तो बातें ये भी सही और ये भी सही है, लेकिन रेप्लिकेशन का तो ये सही है, ट्रांसक्रिप्शन कहता तो ये सही हो जाता। ग्रिफिथ, ट्रांसफॉर्मेशन, जैकब एंड मोनोट, हरगोबिंद खुराना, मेजल्सन स्टॉल। चलिए, ये कहा है कि विच वन इज द करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इन गिवन टेम्पलेट। हम ही बताएं, तुम लोग क्या करोगे? हाँ, इतनी देर से क्या कर रहे हो? इसमें आंसर ही निकाल पा रहे हो अभी तक? तो 4 सवाल हो जाते। क्या कर रहे हो इसमें तुम लोग? हाँ, क्या कर क्या रहे हो तुम लोग? अरे हम पूछ रहे क्या कर रहे हो इसमें? क्या करना? रेप्लिकेशन करना, ये समझ में आ गया। क्या करना है? पहले जब उसमें एंजाइम कह रहा आरएनए पॉलीमरेज, तो यानी ट्रांसक्रिप्शन करना है, और दिया हमें क्या है? टेम्पलेट, जो कि 3 से 5 दिया हुआ है। और टेम्पलेट से जब हम आरएनए बनाते तो रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी लगाते हैं, और आरएनए हमेशा 5 to 3 बनाते हैं, और सारे ऑप्शन 5 to 3 दे भी रखे हैं, लेकिन इस ऑप्शन में तो थाइमिन दे दिया, तो ऐसे गलत हो गया। अब रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री लगाएंगे तो टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए का, सी का, ए का, तो ए यू जी यू, और भी दिया। हाँ, तो और चेक करना पड़ेगा, टी का, ए, जी का, सी, जी का, सी का, और चेक करना पड़ेगा। हाँ, और अभी इसमें भी वही सीक्वेंस दे रखा है। तो बताओ, तुम लोग चेक करके बताओ। हाँ, पहला कि तीसरा? हाँ, ये देखो ए, तो इसका मतलब यो यो यो, और यहां है यो यो यो, तो ये सही है, गलत हो गया, थर्ड हो जाएगा। कुछ जान पा रहे हो कि नहीं जान पा रहे तुम लोग? सवाल में ये हमें पता चल गया एंजाइम से कि हमें क्या करना है? ट्रांसक्रिप्शन। अगर मैं यहां डीएनए पॉलीमरेज लिख दूं तो मुझे इसका क्या करना है? रेप्लिकेशन। और तब रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री जब लगाओगे ना, तो सीक्वेंस क्या लिखोगे? 5 प्राइम से ए टी जी टी ए, तब ये सीक्वेंस बनाओगे। समझ गया ना? यानी एंजाइम के बदलने पर जो हमारा आंसर है वो चेंज हो जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज, इनके पास सवाल भी नहीं, गिने चुने सवाल हैं। 3 होगा तो हाँ, एस एन आर एन ए एंड टी आर एन ए, टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, रो फैक्टर, स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग के लिए ये स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन, ये है नहीं सिलेबस में। और टाटा बॉक्स जो होता है ये प्रोमोटर रीजन पे पाया जाता है। वैसे ये 2 तो पता है तुम लोगों को, तो इन 2 से आपका आंसर निकल आएगा। वो दिया है, दिया रहने दो। In prokaryote, RNA polymerase is capable of catalyzing the process of elongation during transcription. अबे, ट्रांसक्रिप्शन में एक ही तो एंजाइम है। इतनी देर से कह रहे हैं कोई भी प्रोसेस पूछे, इलॉन्गेशन पूछे, इनिशिएशन पूछे, टर्मिनेशन पूछे, अब जब एक ही एंजाइम तो वही करोगे ना। RNA polymerase associate transiently with Rho factor to initiate transcription. रो क्या करता है? रो रोकता है। रो क्या करता है? रोकता है। तो इनिशिएशन कौन करता है? सिग्मा। सिग्मा में जो एस है वो स्टार्ट के लिए हो गया। समझ गया ना? तो ये गलत हो जाएगा। इन यूकैरियोट देयर आर 3 RNA polymerases इन द न्यूक्लियस।
इन एडिशन टू द आरएनए पॉलीमरेज फाउंड इन द ऑर्गेनेल। हाँ भाई, ऑर्गेनेल में और भी है ना। ऑल द 3 आरएनए पॉलीमरेज इन यूकैरियोट न्यूक्लियस हैव डिफरेंट रोल। क्या तीनों आरएनए पॉलीमरेज का अलग रोल है? यस। हिस्टोन, पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन न्यूक्लियोसोम, यूक्रोमैटिन and heterochromatin. In the lac operon, the Z gene code for beta galactosidase, which is mainly responsible for the hydrolysis of lactose into galactose and glucose. हाँ, हाँ मारो इसको एक झापड़। ये गलत है कि सही बात है? हाँ, सही बात है। In addition to lactose, glucose or galactose can also act as inducer. गलत बात है ना, लैक्टोज के अलावा एलोलैक्टोज। चलो करेक्ट बताने जेनेटिक कोड के लिए। अरे रुक जाओ दीदी, इतनी जल्दी में काहे हो? तो आंसर ही बता दो, हम सीधे आगे चल लें, है ना। एयूजी इनिशिएटर कोडॉन, दीदी को कहनी गलत बात है। एंड कोड फॉर ग्लाइसिन, ये गलत बात। आधी बात सही है। किसके लिए कोड करता है? UAA कोड फॉर टायरोसिन। हाँ, नहीं पता? अबे स्टॉप कोड ऑन है ना, तो कोड नहीं करता है। द कोडॉन आर नियरली यूनिवर्सल। यू, अच्छा तो मोस्टली गलत हो गया क्या? मोस्टली नियरली क्या अंतर है? अरे एक ही तो एक्सेप्शन है, यू 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 एजिस टर्मिनेशन कोडॉन। टर्मिनेशन कितने हैं? यू ए यू ए जी यू जी ए। मोर देन वन कोडॉन कोड फॉर सिंगल एमिनो एसिड, है ना। दिस इज कॉल्ड डिजेनरेसी। तो सी डी ई, थर्ड ऑप्शन। अच्छा, पर इसमें कंफ्यूजन भी है तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि और ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। बी तो सब में दिया ही हुआ है, ए दिया और बी दिया, उससे नेग्लेक्ट भी हो जाएगा ये। विच ऑफ द, इसीलिए क्वेश्चन जरूरी होते करने। चलो कोडॉन इज ट्रिपलेट, सही बात है। कोडॉन इज नियरली यूनिवर्सल। तो कोडॉन हैज पंक्चुएशन, नो पंक्चुएशन ना। सम अमीनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन एंड हेंस कोडेड डिजेनरेट। तीसरा गलत हो गया। विच एक्सपेरिमेंटल मटेरियल वाज यूज्ड बाय टेलर? विसिया फाबा। ये किसने यूज किया? मेंडल ने यूज किया था। और ये और आइजा सटाइवा। क्या है ये? चावल है ना। और चावल कहां? हाँ, जीपी में, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में यूज हुआ। राइस एंड एरबडोप्सिस, याद आया? उधर MS स्वामीनाथन, बासमती राइस, अमेरिकन कंपनी ने पेटेंट करवा लिया। कितने सारे तो एग्जाम्पल हैं। Which of the following technique was used to elucidate the double helical model of DNA? एक्सरे डिफ्रैक्शन किसने दिया? विल्किंस एंड फ्रैंकलिन के द्वारा दिया गया, है ना। और इन दोनों का जो PhD था वो भी एक्सरे से ही रिलेटेड थी ना, वाटसन एंड क्रिक की। वाटसन की थीसिस का क्या नाम था? हाँ, अच्छा, इफेक्ट ऑफ हार्ड एक्सरेज ऑन बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लिकेशन। और क्रिक की एक्सरे डिफ्रैक्शन, पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन। इन द लैक ओपेरॉन, ये देखो ये सवाल पूछते हैं, आई जीन कोड फॉर रिप्रेशर, DNA फिंगरप्रिंटिंग, हाँ, न्यूमोकॉकस, हाँ, ग्रिफिथी, स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी ही तो है, ब्रैकेट में लिखा नहीं था न्यूमोकॉकस। ई कोलाई, मेजर्सन एंड स्टॉल एंड बैक्टीरियोफेज। अब आगे 25 के सवाल। हिस्टोन आर एनरिच्ड विद लाइसिन एंड
arginine. Alfred Hershey and Martha Chase, DNA is genetic material. Euchromatin, Frederick Griffith, heterochromatin. In the RNA world, RNA is considered the first genetic material evolved to carry out essential life processes. RNA act as the genetic material and also as a catalyst for some important biochemical reaction in living system. Being reactive, RNA is unstable. सब लिख डाला एक ही लाइन में. DNA evolved from RNA and is more stable. Its double helical strand being complementary. Resist changes by evolving repairing mechanism. बिल्कुल दोनों सही हैं. Which of the following are post-transcriptional event in eukaryotic cell? Post-transcriptional मतलब किसके बाद? ट्रांसक्रिप्शन के बाद. ट्रांसक्रिप्शन के बाद बना क्या है? HNRN. तो HNRN बनने के बाद की घटना आपको बतानी. तो चलो देखो बताओ. ट्रांसपोर्ट ऑफ प्री mRNA टू साइटोप्लाज्म प्रायर टू स्प्लाइसिंग. गलत बात है ये. ट्रांसपोर्ट नहीं करते हैं. ट्रांसपोर्ट करते हैं लेकिन स्प्लाइसिंग के बाद करते हैं. यहां कह रहा है ट्रांसपोर्ट कर दिया प्रायर टू स्प्लाइसिंग, तो ये बात हो गई गलत. और ये प्री mRNA क्या है? HNRN. ये वही HN है. तो HN को नहीं ट्रांसपोर्ट करते हैं, mRNA को ट्रांसपोर्ट करते हैं. रिमूवल ऑफ इंट्रॉन एंड ज्वाइनिंग ऑफ एक्सॉन, क्या ये काम करते हैं? एंड दिस इज कॉल्ड स्प्लाइसिंग. एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप एट 5 प्राइम एंड ऑफ HNRN, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट. एडिशन ऑफ एडेनिन रेजिड्यू एट 3 प्राइम एंड, दैट इज पॉलीएटनाइलेशन. टेलिंग बेस पेयरिंग ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री RNAs. या कोई कॉम्प्लीमेंट्री RNA जैसा यहां कुछ है? नहीं. तो यानी BCD ओनली. विच फैक्टर इज इंपॉर्टेंट फॉर टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन? Rho factor. Who proposed that genetic code for amino acids should made of 3 nucleotide? मतलब ट्रिपलेट की बात कर रहा है. तो जॉर्ज गैमो. Which chromosome in human genome has highest number of gene? 1. कितने? 2968. और सबसे कम 231. एक एवरेज जीन में कितने बेस? 3000. लेकिन सबसे बड़ा डिस्ट्रोफिन कितने बेस? 2.4 मिलियन बेसेस. और सिन्प्स की लोकेशन 1.4 मिलियन. याद आया? तो कितने सवाल हो गए? 107, जिसमें 7 सवाल नीट 2025 के ही हैं. ये करोगे, ये भी करा दें. हाँ, ये होमवर्क है तुम लोगों का. 8-10 सवाल हैं, करना तुम लोग. करा दें क्या? तो तुम लोग क्या करोगे फिर? रिवीजन करना है. हाँ, देखो अगर कुछ नहीं हो पा रहा तुमसे, तो कम से कम उतना काम कर लो जो हम कर रहे हैं. मतलब जो वीडियो अपलोड करें उसको एक बार रिवाइज कर लो. मैंने वीडियो क्लास में बोला भी है कि आपकी किस्मत अगर बहुत अच्छी रही तो पूरे के पूरे सवाल इतने में से मिल जाएंगे, जितना जितना मैं बोल रहा हूं. और जब क्वेश्चन आप देख रहे हो यहां पर, तो क्वेश्चन का एक फिक्स पैटर्न है. आपने क्वेश्चन किया और आपको पता चल गया कि कहां से सवाल आ रहा है. आपको पता चला कि वो RNA पॉलीमरेज के टाइप से सवाल पूछ रहा है कि 1 किसको ट्रांसक्राइब करता है, 2 किसको करता है, 3 किसको करता है. लैक ऑपरॉन में एकदम फिक्स है कि वो लैक जीन के बारे में पूछ रहा है कि Z किसको कोड कर रहा है, Y, A और I. कौन इंड्यूसर का काम कर रहा है. वही तो सवाल गिने चुने हैं. वो वही हर्सी चेस एक्सपेरिमेंट, वही ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट. तो गिने चुने सवाल हैं. मतलब जो चीजें आप पढ़ते समय आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, वो सवाल पूछा ही नहीं उसने आज तक. ये मैंने आपको पिछले 10 साल के सवाल करा दिए हैं और इसमें कोई वैसा बहुत पॉइंट नहीं आया है
जो आपको लगे कि हाँ, हम बहुत रिवाइज नहीं करते और वो पूछ रहा आपसे, बिल्कुल ऐसा कोई सवाल आपसे पूछ नहीं रहा है। एचजीपी में आप कितना कुछ पढ़ डालते हैं, प्रेडिक्ट सेंगर, ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसर और क्या क्या कहानी आपने पढ़ डाली, वाईएससी बीएससी, कभी कोई सवाल आया ही नहीं है। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस इसीलिए तो हम लोग करते हैं, ताकि हमें कम से कम ये आइडिया हो जाए कि क्या पूछ रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो कम से कम ये 2 काम कर लो। जो वीडियो अपलोड होते है उसको प्रॉपर सीरियसली आप उसको करो, वही जो हमने साल भर पढ़ा उसका निचोड़ है, समझ लो। एक तो ये काम, दूसरा कम से कम दूसरा कम से कम 38 साल के सवाल कर लो। 10 साल के हम करवा ही दे रहे हैं आपको, बाकी 1988 से लेके जो 2013-14 तक है वो और तुम लोग कर डालो। उतना इतना तो कर सकते हो ना यार, इतना तो कर डालो। तुम लोग बहुत दुखी कर देते हो। तो हाँ, कराना रिवीजन। कल वाला चाहो तो करा दें थोड़ा सा, क्योंकि वो सेल वाला तो याद ही हो गया होगा। चलो, जेनेटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड माता पिता के लक्षणों का बच्चों में जाना, और बच्चों का मम्मी पापा से सवाल तो पूछ लें दो चाचा। वेरिएशन का एक कारण छिपा हुआ है, हमारे पूर्वज कब से जानते हैं? 8000 से 1000 बीसी, है ना? साहीवाल काऊ कहां डेवलप की गई, कैसे? आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन। मेंडल ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया? पहले बोला करो गार्डन पी। क्या बोलोगे? मतलब पाइसम सटाइव, क्योंकि एनसीईआरटी ने गार्डन पी लिखा हुआ है तो उसके संभावना ज्यादा है। कितने कैरेक्टर लिए, कितने ट्रेट, कितनी ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी, स्टेम बेस्ड कैरेक्टर, स्टेम बेस एक, सीड बेस, कलर बेस, पॉट बेस, फ्लावर बेस, टोटल कलर, टोटल ट्रेट, ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो F2 में, और जीनोटिपिक। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर मेंडल ने कितने लॉ दिए? पहला, दूसरा। कौन सा लॉ ऐसा जिसका एक्सेप्शन नहीं है? लॉ ऑफ डोमिनेंस के कितने एक्सेप्शन? पहला, दूसरा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल एंटीराइनम या स्नैपड्रैगन या डॉग फ्लावर, और दूसरा हाँ, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का स्टार्च ग्रेन साइज। कोडोमिनेंस का स्नैपड्रैगन में जो पेरेंट है उसका एक कलर कैसा है, दूसरा। और F1 दोनों पेरेंट में किसी एक की तरह है तो, दोनों की तरह तो, किसी की तरह नहीं तो। स्नैपड्रैगन में F2 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशियो 1:1 और जीनोटिपिक कौन सा रेशियो डेविएट कर गया? फिनोटिपिक। जीनोटिपिक तो वही आया। फिनोटिपिक रेशियो कितना आना चाहिए था? 3:1 आता तो लॉ ऑफ डोमिनेंस एप्लीकेबल होता, नहीं आया तो एप्लीकेबल नहीं है। क्या हो गया? एक्सेप्शन। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस का कारण क्या है? नॉन फंक्शनल एंजाइम या नो एंजाइम। कोडोमिनेंस का एग्जांपल एबीओ ब्लड ग्रुपिंग को कितने जीन कंट्रोल करते हैं? कितने अलील? एक जीन के अगर 2 से ज्यादा अलील है तो मल्टीपल एलील कहां मिलेगा? पॉपुलेशन स्टडी में। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में कितने जीनोटाइप? 6। कितने फिनोटाइप? 4 हो जाए। कितने अलील? कितने जीन? और ये आई जीन किस क्रोमोसोम पे? क्रोमोसोम नंबर 9 पे।
जो बी जीन है, बी जीन दो कैरेक्टर कंट्रोल करता है, एक कौन सा, स्टार्च ग्रेन साइज, और दूसरा सीड शेप। सीड शेप के हिसाब से क्या शो करता है, डोमिनेंस, और स्टार्च ग्रेन साइज के हिसाब से इनकम्प्लीट डोमिनेंस। डाई हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर मेंडल ने कितने लॉ दिए, एक, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल ने कितने साल एक्सपेरिमेंट किया, कब से कब तक, 1856 से 63 तक। मेंडल ने अपने लॉ कब पब्लिश किए, 1865 में। और इनके नियमों पे कब तक ध्यान नहीं दिया, सन 1900 में। कितने कारण थे, 4। पहला कम्युनिकेशन, दूसरा स्टेबल, तीसरा यूज ऑफ मैथमेटिक्स, और चौथा फैक्टर्स आर मेड ऑफ। मेंडल के नियमों की रिडिस्कवरी कब हुई, कितने साइंटिस्ट, पहले डेवरीज, दूसरे कार्ल कोरेंस, तीसरे शेरमार्क। क्रोमोसोम के मूवमेंट को कब ऑब्जर्व किया गया, 1902। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इंटेंस गिवन बाय साटन एंड बॉवेरी एंड एक्सपेरिमेंटली प्रूव बाय टीएच मॉर्गन का एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर, फ्रूट फ्लाई की लाइफ स्पैन 14 दिन, 2 वीक की है। और कितने ट्रेट यहां पर, 4। कितने कैरेक्टर, 2। बॉडी कलर, आई कलर। मेल में बॉडी कलर ब्राउन, आई कलर, फीमेल में बॉडी कलर, आई कलर। 2 क्रॉस लिए गए, क्रॉस एन क्रॉस बी। क्रॉस ए में कौन से जीन, वाई एंड डब्ल्यू, और बी में डब्ल्यू और एम। क्रॉस वाई और डब्ल्यू और एम में कहा लिंकेज ज्यादा है, वाई और डब्ल्यू में, क्योंकि डिस्टेंस कम है। वाई डब्ल्यू के बीच कितनी डिस्टेंस, 1.3 सेंटीमॉर्गन, और डब्ल्यू एम में 37.2 सेंटीमॉर्गन। और जो डिस्टेंस है वही रिकॉम्बिनेशन का परसेंट है, वही रिकॉम्बिनेंट टाइप को ही बता रहा है। और 100 में से माइनस कर लोगे तो पेरेंटल टाइप भी मिल जाएगा। सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए पहला एक्सपेरिमेंट किसके द्वारा किया गया, हेंकिंग, इन द ईयर 1891। और किसके ऊपर, इंसेक्ट पे। इंसेक्ट के स्पर्मेटोजेनेसिस को देखा, और देखा 2 तरह के स्पर्म है, 50% में एक बॉडी है, 50% में नहीं है। उस बॉडी को क्या नाम दिया, एक्स बॉडी। बाद में इसका नाम एक्स क्रोमोसोम पड़ा। सेक्स डिटर्मिनेशन की कितनी मैकेनिज्म, पहला एक्सो, दूसरा, तीसरा, और चौथा एक्सो कहां पर, मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट, जैसे XY, most of the mammals including human and Drosophila, and ZW bird and haplodiploid। हनीबी में आपको मिलेगा मेल हेट्रोगैमिटी का केस, XO and XY, फीमेल हेट्रोगैमिटी ZW। जहां पर हेट्रोगैमिट, जो हेट्रोगैमिटी शो करेगा वही सेक्स को डिटरमाइन करेगा। X और Y क्रोमोसोम में कौन बड़ा है, हाँ, X, Y क्रोमोसोम छोटा है। सवाल भी आपके नीट में पूछा जा चुका है। हैप्लोडिप्लॉइड मैकेनिज्म में जो सेक्स डिटरमिनेशन किस पे बेस्ड है, नंबर ऑफ सेट पर। मेल में कितने सेट, 1, और फीमेल में 2 सेट, मतलब 2n, और 2n कितना है, 32, और n 16। मेल प्रोड्यूस गैमीट बाय माइटोसिस एंड फीमेल प्रोड्यूस गैमीट बाय मियोसिस। फीमेल कैसे बनती है, फर्टिलाइजेशन से। मेल कैसे बनता है, पार्थिनोजेनेसिस से। और यहाँ सन और फादर नहीं होते हैं, लेकिन ग्रैंडफादर और ग्रैंडसन होते हैं। अगर एक जीन कई सारे कैरेक्टर कंट्रोल करे तो प्लियोट्रॉपी, और कई जीन एक कैरेक्टर कंट्रोल करे तो पॉलीजेनिक। का एग्जाम्पल, ह्यूमन स्किन कलर एंड ह्यूमन हाइट। ह्यूमन स्किन कलर को कितने जीन कंट्रोल करते हैं, 3 जीन। कितने एलील, 6। हमारे पास उसमें से कितने, 6, क्योंकि 3 जीन के 6 हैं। एबीओ सिस्टम में कितने एलील, 3। हमारे पास कितने, 2, क्योंकि एक जीन के मैक्सिमम 2 एलील हो सकते हैं। पॉलीजेनिक में 3 जीन हैं और उनके 6 एलील हम सबके पास हैं। और यहाँ 2 बातें खास थी, इफेक्ट ऑफ एलील इज एडिटिव एंड इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट। प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल, फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया में क्या होता है कि फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कौन कन्वर्ट करता है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। और ये एंजाइम नहीं है, और एंजाइम के ना होने से फिनाइल पायरुविक एसिड कन्वर्टेड इनटू, सॉरी, फिनाइल एलानिन कन्वर्टेड इनटू फिनाइल पायरुविक एसिड दैट accumulated in brain and causes mental retardation, reduction in hair and skin pigmentation,
एंड एक्सक्रीटेड वाया यूरिन, तो एक जीन अफेक्ट हुआ और उससे कई सारे कैरेक्टर प्रभावित हुए। दिस इज द केस ऑफ प्लियोट्रॉपी। पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है? सिंगल बेस पेयर चेंज। एग्जांपल इज द सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में बीटा चेन में छठे नंबर पे कौन? ग्लूटामिक एसिड। कौन रिप्लेस करता है? वैलिन। कोडॉन में कौन किससे? GAG बाई GUC। और पेडिग्री एनालिसिस क्यों करते हैं? कंट्रोल क्रॉसेस ह्यूमन में पॉसिबल नहीं है। सर्कल क्या बताता है? फीमेल। स्क्वायर काजू कतली अनस्पेसिफाइड। बोल ही नहीं पा रहे हैं, आदेश में अनस्पेसिफाइड नहीं बोल पाएंगे। को तो डेमो दिखाएं अभी। मेल फीमेल को एक लाइन से जोड़ा तो, दो लाइन से जोड़ा तो, कंसेंजीनियस मेटिंग या मेटिंग बिटवीन रिलेटिव। बच्चों का क्रम किधर से किधर? लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट में जो होगा वो बड़ा होगा बच्चा और राइट वाला सबसे छोटा होगा। अब हमने जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़े। जेनेटिक डिसऑर्डर कितनी तरह के? पहला, दूसरा मेंडेलियन डिसऑर्डर ड्यू टू वाह सिंगल जीन म्यूटेशन, और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इंक्रीज और डिक्रीज और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम। मेंडेलियन डिसऑर्डर 3 सिलेबस में है। ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। ऑटोसोमल डोमिनेंट इज मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, ऑटोसोमल रिसेसिव सिकल सेल एनीमिया, थैलासीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, एंड एक्स सेक्स लिंक्ड हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस। पेडिग्री 2 ही की सिलेबस में है, ऑटोसोमल रिसेसिव एंड सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। सेक्स लिंक में एक्स लिंक्ड ही सिलेबस में है, वाई लिंक्ड है ही नहीं, तो अगर सेक्स लिंक कह रहे हैं मतलब वो एक्स ही होगा। अब तरीके 2 अलग अलग हैं, सेक्स लिंक का अलग और ऑटोसोमल का अलग। ऑटोसोम में, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर में मेल कितने तरह के? 3 और फीमेल 3। उसमें तो एक ही कंडीशन है ना, जैसे उसमें कहा गया था सिकल सेल एनीमिया को कितने अलील कंट्रोल करते हैं? 2, HbA HbS। तो कितने अलील पेयर बनेंगे? 3, HbA 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 HbS HbS HbS। तो जो पहला वाला है वो नॉर्मल, दूसरा वाला कैरियर, तीसरा वाला। और ऑटोसोमल रिसेसिव में कहा था कि बच्चा तभी बीमार हो सकता है जब कम से कम दोनों पेरेंट कैरियर हों। समझ में आई बात? एक्स लिंक की अगर हम लोग बात करते हैं तो वहां पर मेल कितनी तरह के? 2, या तो नॉर्मल या अफेक्टेड। फीमेल 3, नॉर्मल, कैरियर, अफेक्टेड। एक्स लिंक में मेल कैन नेवर बी कैरियर, या तो नॉर्मल होगा या फिर वो अफेक्टेड होगा। और एक्स लिंक डिजीज जो फादर है वो लड़के को कि लड़की को? केवल लड़की को। और माँ कोई भेदभाव बराबर बांटती, तुम भी लो तुम भी लो। पापा केवल हाँ लड़की को। और एक्स लिंक डिसऑर्डर होने के चांस किसमें ज्यादा हैं? लड़के में। क्यों? क्योंकि वो कैरियर नहीं हो सकता। जैसे कलर ब्लाइंडनेस मेल में 8% और फीमेल में 0.4% होता है। तो पेडिग्री वाला हो गया पॉइंट ये। इसके बाद हमने पढ़ा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में 2 सिचुएशन हमने पढ़ी, एन्यूप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी ड्यू टू द फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन एंड पॉलीप्लॉइडी ड्यू टू फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर कैरियोकाइनेसिस या टीलोफेज। अब पॉलीप्लॉइडी कहां पर मिलती है? प्लांट में। और एन्यूप्लॉइडी हम लोग अपने में पढ़ते हैं। एन्यूप्लॉइडी कितनी तरह की? 2, एक मोनोसोमी, दूसरा मोनोसोमी इज 2n-1 एंड ट्राइसोमी 2n+1। मोनोसोमी का एग्जांपल टर्नर सिंड्रोम, और ट्राइसोमी डाउन सिंड्रोम एंड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लैंगडन डाउन इन द ईयर 1866। और यहां पर मेंटल रिटार्डेशन हो रहा है, पाम क्रीज है, फरोट टंग, पार्शियली ओपन माउथ, फिजिकल साइकोमोटर डेवलपमेंट रिटार्डेड। तो ये सब सिम्टम याद रखने हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, अच्छा डाउन सिंड्रोम का कारण क्या है? ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। और क्लाइनफेल्टर में 47 ट्राइसोमी हो रही सेक्स क्रोमोसोम की, 44 ऑटोसोम प्लस XXY। और डाउन सिंड्रोम मेल को होगा कि फीमेल को? दोनों को। क्लाइनफेल्टर केवल मेल को, टर्नर
केवल फीमेल को, टर्नर और क्लाइनफेल्टर दोनों में ही इंडिविजुअल स्टेराइल होंगे। क्लाइनफेल्टर में ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट होगा, लेकिन फेमिनिन कैरेक्टर डेवलप हो जाएंगे, जैसे गायनिकोमास्ट्रिया, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। और फीमेल जो इसको टर्नर सिंड्रोम है उसमें रूडिमेंट्री ओवरीज, और रूडिमेंट्री ओवरीज मतलब ओवरीज डेवलप नहीं हो रही, मतलब एग का फॉर्मेशन नहीं होगा, और ऐसी फीमेल स्टेराइल हो जाएंगी। कुछ समझ में आई बात? और यही तो वहां भी वही ये रिवाइज कराते हैं। अरे वीडियो जो देते हैं रोज, जो अभी जाके 2 घंटे फिर चिल्लाएंगे हम, आधे लोग कुछ जान ही नहीं पाते हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस भी करा दे। हाँ करा दे। धरती पर कितने जेनेटिक मटेरियल हैं? 2 है ना, डीएनए और आरएनए। और सबसे इंटरेस्टिंग कौन है? डीएनए। तो कल तुम लोग पढ़ के आओगे कि नहीं आओगे, या तुम लोग प्लान बना के आते हो कि मास्टर गुस्सा हो जाए? फिजिक्स केमिस्ट्री में तो बोलते नहीं होगे तुम लोग, है ना? टाइम है बेटा, पढ़ लो, है ना? हाँ बाबा, और रील चक्कर में ना पड़ो ज्यादा, उसमें करोड़ों में एक ही तो सफल होते हैं, है ना? तो कल छोटा चैप्टर है ना, एवोल्यूशन, तो उसके साथ हम लोग फिर कोशिश करेंगे सारे ही रिवाइज कर लेंगे, है ना? चलो पढ़ के आना बेटा, ठीक है?